आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर गोली दागने का अधिकार एक दरोगा को है तो मुझे क्यों नहीं। जिस जमीन पर अभी मैं बैठकर लिख रहा हूं, जिस जमीन पर मैं चलता हूं, जिस जमीन को मैं जोतता हूं, जिस जमीन में मैं बीज बोता हूं और जिस जमीन से अन्न निकाल कर गोदामों तक ढोता हूं, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन जमींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। यह कविता नहीं है बल्कि गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को हल चलाने वालों से मिल रही है। नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है और ये पंक्तियां मैंने आपको आलोक धनवा के हवाले से सुनाई है क्योंकि आज के पॉडकास्ट के हमारे जो खास मेहमान हैं वो इन पंक्तियों के सही अर्थों के इर्द गिर्द हैं। बलवान पूनिया आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं। किसान आंदोलनों के नेता हैं, एक ऐसा नाम है जिसकी शक्ल में बगावत है, इनकलाबी नारे हैं। तो स्वागत करिए हमारे आज के खास मेहमान कॉमरेड बलवान पूनिया का। बलवान जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। राम राम साहब सबको। जी, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। बलवान जी, एक बात की मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि कल मैंने आपको रात को फ़ोन किया था कि सर आपका पॉडकास्ट लेना है और 12 घंटे बाद आप हमारे स्टूडियो में हो। तो जो आपका क्विक रिस्पॉन्स है हमारे लिए या फिर मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए, तो मैं सर इसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आपका फ़ोन आया, मैं यहाँ था जयपुर आया हुआ। हाँ। तो फिर फॉर्मेलिटी क्या है? जब आपने कह दिया मिलना है, बैठ के बात करनी है, तो ठीक है। आज समय निकाल करके हम सुबह आज जल्दी काम पर निकल गए, 2-4 जगह जाके आना था, जाए मिले आए, आपके पास आ गए, बात करेंगे। नहीं, मैं अगली बात ये है कि राजस्थान के कुछ दूसरे नेता भी हैं जिनका मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूं, तो उनसे मैं बार बार टाइम ले रहा हूं। महीना 1.5 महीना हो गया और ठीक है, बात को टाल रहे हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, टाइम दे दिया। आप तो विधायक रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में नेता इतने बिजी होते हैं कि एक बात को आप 1 महीने 1.5 महीने तक या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंस हैं नेताओं के साथ में। किसी दूसरे के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, नेता सच में बिजी रहते हैं क्या? लेकिन बिजी होता है नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। हारा हुआ जीता हुआ नेता बिजी होता है। सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जीते हुए लोग भी ठाली होते हैं जो फोन बंद रखते हैं। वो तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि आप लायबल कितने हो। जैसे आपने कहा कि मीडिया के प्रति, पत्रकारों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, राजनीति के प्रति आप उत्तरदायी कितने हो, प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकताएं क्या हैं? ये फोन है, सबके पास बजता है। इसको आप खुला रखेंगे या फिर खुला नहीं है तो इसमें बाकायदा मैसेज आता है, 20 इसने ट्राई करी, तो उसको बैक कॉल करना, क्योंकि ये समझ सकते हो आप कि किसी ने आपके फ़ोन पर फ़ोन करा तो उसको ज़रूर कोई काम होगा। अगर काम नहीं है, उसको सिर्फ बात करनी है, तो भी ये काम है। उसको आज तसल्ली लेनी है आपसे बात करके कि यार फलाने आदमी से बात करी, मज़ा आ गया। कितने फ़ोन आते हैं आपके पास रोज? एमएलए था तब तो 500 की एवरेज थी। 500 फ़ोन उठा लेते थे आप? हाँ, बैक कॉल कर लेता था मैं, उठा नहीं पाता था। अब अपने जितनी बार बैठेंगे फ़ोन साइलेंट रहेगा, बैक कॉल कर लेते। अब तो ऐसा है 150 भी आ जाते हैं, 200 भी आ जाते हैं। आधे से भी कम हो गए? हाँ, कम हो गए, क्योंकि जो प्रशासनिक फ़ोन आते थे, ये करवाना है, वो करवाना है, वो करवाना, तो वो फ़ोन तो ऑटोमेटिक घटेंगे ना। लेकिन आज भी फ़ोन आते हैं तो अपने 24 घंटे फ़ोन को कोशिश ये करते हैं उठाएं, जवाब दें, और बाय द वे नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करते हैं। ये हमारा नेचर है। इरिटेट नहीं होते आप? इतने फ़ोन सुनते हैं रोज? हो जाता हूँ। अच्छा। कोई बात करके मेरे को और दूसरे नेता जैसा मेरे से व्यवहार करे, क्योंकि नेताओं के पीए फ़ोन सकते हैं और मेरा फ़ोन मैं खुद उठाता हूँ। कोई आदमी 2 मिनट बात करके फिर ये कहते हैं नहीं बलवान पूनिया तो नहीं बोल रहा, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। काम के लिए नहीं होता, 10 बार कॉल करता हूँ मैं, बैक कॉल 10 बार, अगर समझ में नहीं आया 50 बार भी करना पड़े तो करता हूँ। ये कर वो। कल आया एक का फ़ोन साथी का, बच्चे के लिए कोई दस्तखत करवाने थे, बच्चे का टीम में सिलेक्शन हो गया। अफसर को फ़ोन करा, अफसर को 3 बार फ़ोन करे, अफसर का फ़ोन आया कि आपके आदमी पहुँचे नहीं। उस आदमी को 6 बार फ़ोन करके शाम को 8:30 बजे दस्तखत करवा के
फिर उससे लास्ट मैंने पूछा हो गए दस्तखत, हो गए। उसने 10:30 घर जा करके फ़ोन करा, भाई जी धन्यवाद। एक आदमी के पीछे 20 फ़ोन हो गए, करे मैंने, कोई इरिटेशन नहीं। पर यार कोई आदमी 2 मिनट बात करके ये कह रहा है कि बलवान पूनिया नहीं उठा रहा, किसी और की सजा मुझे दे रहा है, तब इरिटेट हो जाता हूँ। तब मैं उसको क्या कहता करते हैं जब गुस्सा आता है तब क्या? हाँ, जब यही कहता हूँ भाई तुम्हारा ब्योंत ही नहीं है कि आप एमएलए से बात कर लो, तुम चाहते ही नहीं। तुम्हें ऐसे एमएलए पसंद है जो पीए रखते हैं, फिर उनके पीए फोन उठाते हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब है तो बिजी हैं। अरे ये काम तो था एमएलए का फोन उठाने का, बिजी किसमें है? आप पीए नहीं रखते? नहीं रखता। अच्छा, पीए है ही नहीं है आपके पास? नहीं। एमएलए थे तब भी नहीं था? नहीं, मेरी लेटर पैड पर कोई पीए का नंबर नहीं है, मैं ही हूँ पीए। तनख्वाह मुझे मिल रही है, पीए को थोड़ी मिल रही है। नहीं, सरकार एक पीए देती हाँ देती है, लेकिन मैंने नहीं लिया ना। जो काम मैं जानता हूँ, पहली बात तो पीए वो भावना नहीं समझेगा, दूसरी बात किस आदमी से कैसे बात करनी है पीए थोड़ी जानता है। पीए तो सरकार जीतने के बाद देती है ना। आपका तो लंबा संघर्ष है, आपका तो लंबा संघर्ष है, किन लोगों से तुम्हारी कैसे डायलॉग हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, कितने अपनत्व से बात करते हैं। कई लोग इतने आधिकारिक रूप से बात करते हैं, बलवान तू देख ले यार वो करनो है, पीए तो इरिटेट हो जाएगा, उसको ये कहेगा बलवान तू देख ले। तो आपके लोग तो कोई सीधा भाई जी कहते हैं अपने नेता क्या है का भाई जी? हाँ। हमारा लोग तो सीधा का बलवान देखी तू। अच्छा, हाँ कह दे, तू तड़ाके पे आ जाते हैं। कह दे। अरे तू तो स्कूल में प्रार्थना सुनी थी आपने, याद है? तू ही माता तू ही पिता, ईश्वर भगवान के लिए कहते थे। तू तड़ाक में, मैं तो बुरा नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूँ कोई तू कह रहा है तो बहुत ही अपनत्व से, अपनेपन के साथ बात कर रहा है। कितने का अपनेपन छोड़ दो आप बात कितना का अपनापन, क्या मानता है वो आपको? ये मानता है कि मेरा सब कुछ तू ही है। तो मैं तो कभी जिससे तू तड़ाके से बात कर सकते हैं ना, उससे गुस्सा होने का अधिकार है। कितना के कोई लिमिट ही नहीं उसकी, इतना अजीज है वो। जो ये कह रहा है कि तू देख ले यार तेरे को करना है, वो कितना अजीज हो सकता है, पीए को थोड़ी पता है। इसलिए पीए वाला कंसेप्ट हमने रखा ही नहीं। और पूरे 5 साल बिना पीए के निकाल दिए विधायकी के। गजब बात है। अच्छा, मुझे कम्युनिस्ट नेताओं की ये बात तो ठीक लगती है कि आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता कॉमरेड अमराराम जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, और वो होता है ना कि कमिटमेंट कैसा होना चाहिए किसी भी नेता का। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे आपके स्टूडियो आऊँगा। उसी दिन आपकी पार्टी की कोई मीटिंग थी, तो वो मीटिंग लंबी चल गई। तो उन्होंने मुझे 4:30-5 बजे चलती मीटिंग से फ़ोन किया कि लोकेंद्र, अगर मैंने आज का कमिटमेंट किया है तो मैं तुम्हारे स्टूडियो आज ही आऊँगा, और मतलब आज ही शूट करना है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु हाँ नहीं है। किंतु परंतु नहीं, मीटिंग की वजह से देर हो गई। तो और मज़ेदार बात यह है कि वो ई रिक्शे से आए थे। मैं उनको नीचे ढूंढ रहा हूँ कि सांसद साहब आपकी गाड़ी कहाँ है, कौन सी गाड़ी में आए हैं आप, और वो कह रहे हैं कि मैं तो यार ई रिक्शे से आया हूँ यार, देखो तुम्हारे बगल में ही खड़ा हूँ। तो बड़ा मतलब बहुत प्रभावित हुआ मैं। 4 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार एमपी रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, कई चुनाव हारे हैं, कई जीते हैं, वो सरपंच रहे हैं, वो मास्टर रहे हैं। उनका अनुभव तो और ज्यादा लंबा। नहीं, एक सांसद रिक्शे से आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और लंबा अनुभव उनका, वो तो बहुत सादगी, सीकर से वो रोडवेज से आए थे पार्टी की मीटिंग हाँ, अटेंड बहुत करने सादगी के साथ रहते हैं। अमराराम जी का तो कोई, आप ये समझ लो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अल्टरनेट बहुत कम लोग हैं, उनके अल्टरनेट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कम्युनिस्ट नेता हैं उनका इस तरह का नेचर है, इजी अवेलेबल है पब्लिक के बीच में, बहुत सिंपल रहते हैं, बिना डेकोरम के रहते हैं। उसके बावजूद राजस्थान में जो वामपंथी राजनीति है वो ठीक से सांस क्यों नहीं ले पा रही है? कभी डबल डिजिट में एमएलए नहीं बने कम्युनिस्ट पार्टियों के, और जबकि अगर दूसरा पक्ष आप देखें, जैसे कि आपके जैसे नेता हैं, पीए नहीं रखते, सीधी बात करते हैं, कॉमरेड अमराराम जैसे नेता है रिक्शे से चलते हैं, रोडवेज से चलते हैं, तो मतलब जनता की अप्रोच क्या है, जनता कैसे नेता चाहती है, कभी इस पर सोचा है आपने? हाँ सोचा है, हमारी भी कमियां हैं, हम जनता को वैसे नहीं बता पाए जैसा जनता को लीडरशिप चाहिए, पर जनता का भी एटीट्यूड ऐसा है। वो 5 साल तो सरकार से चाहते हैं कि सरकार समाजवादी हो, सरकार तुम्हारे लिए बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, फसल बीमा का, सड़क का, खेत का, खलियान का, तुलाई का, बुआई का, निराई का, गुड़ाई का सारा ध्यान रखे। 5 साल तो जनता ये चाहती है। चुनाव आता है तो जनता जातियों में बंट जाती है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ दो,
बाकी पूरा राजस्थान अटा पड़ा है जाति से। जहाँ मीणा ज़्यादा है वहाँ मीणा जीतेगा, चाहे कुछ नहीं जानता हो। जहाँ गुज्जर जाता है वहाँ गुज्जर जीतेगा, चाहे कुछ नहीं जानता हो। जहाँ जाट ज़्यादा है वहाँ जाट जीतेगा, चाहे वो कुछ नहीं बोलता हो। तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आकर के या कोई वामपंथी पार्टी आकर के सांस तोड़ देती है ना। आपके क्षेत्र में भी तो जाट खूब ज़्यादा है ना, हमारे जातिवाद नहीं है। आप बिना जाति के जातिवाद नहीं है, जाति अप्रोच नहीं करती चुनाव में, मुद्दा नहीं बनाते, जाति मुद्दा बनता ही नहीं। विचारधारा वहाँ पे मुद्दा है। विचारधारा काम है, उसकी परिस्थिति, उसका स्टेटस, उसकी ये कि ये लीडर कैसा है। मुझे लोगों ने एमएलए बनाया तो मेरे तो नेतृत्व पर बनाया मेरे को एमएलए। मेरा कोई स्टेटस देख के थोड़ी बनाया, मेरा कोई बड़ा राजनीतिक खानदान थोड़ी था। ये देख करके बनाया कि ये लीडर है, जनता की बात करेगा। ये टेस्ट सिर्फ उधर ही गंगानगर हनुमानगढ़ में हो सकता है, बाकी राजस्थान में तो ये दिक्कतें हैं ना। क्या कहना है कि राजस्थान को गंगानगर हनुमानगढ़ से सीखना चाहिए, राजनीति सीखना चाहिए। एक तरफ तो भाषण देते हो 15 अगस्त 26 जनवरी को, और वो भाषण सुनते हैं लोग, तालियां पीटते हैं, और दूसरी तो खुद जातिवाद के आखंड जातिवाद में डूबे रहते हैं, आखंड धार्मिकता में डूबे रहते हैं, आखंड धर्मों में डूबे रहते हैं, और फिर सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारे लिए बढ़िया काम करेगी। कैसे करेगी? तुमने चुना ही जातिवाद है, तो रिफ्लेक्शन में जातिवाद आएगा। जातिवाद चुन करके तुम समाजवाद कहां से कल्पना कर सकते हो? चलिए इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। अभी एक बार हम लौटते हैं चूरू के राजगढ़ तहसील के नरवासी गांव, जो आपका पैतृक गांव है जी। और वहाँ आपके पुरखे रहा करते थे। उसके बाद में आपके पुरखे माइग्रेट होते हैं भादरा जी। ये कब की बात है, थोड़ी बताइए कैसे? 1960 के करीब। अच्छा। 1960-62 में उधर दादाजी टीचर थे, अध्यापक थे उस जमाने स्वामी केशवानंद जी के पास वो पढ़े। स्वामी केशवानंद जी कौन थे? जो संगरिया में शिक्षा के संत थे। गंगानगर, पुराने गंगानगर जिले में शिक्षा की अलख जगाने वाले, पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, जो जहाँ उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, वहाँ दादाजी पढ़ने के लिए गए। 4-5 साल वहीं रहे, उनके पास पढ़े। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी ड्यूटी लगा दी, अध्यापक। आपके दादाजी की ड्यूटी? हाँ, दादाजी श्री दौलतराम जी की ड्यूटी लगा दी, अध्यापक बना दिया। उन्होंने कई जगह, कई गांव में पोस्टिंग रहते काम करा, नए स्कूल खुलवाए, नए जैसे कमरे बनवाए, नए स्कूल की जगह बनवाई, बच्चों को पढ़ाने का काम करते, जागृत करते, समाज सुधार जितना, आपके दादाजी? हाँ, जितना उनको ज्ञान था उतना पढ़ाते। बाकी लोगों को ये कहते भाई पढ़ो। तब वो फिर रिहाइश उधर इलाके में हो गई, नौ और भादरा क्षेत्र में। तो फिर ये मलखेड़ा गांव में ज़मीन लेकर के वहीं बस गए। ज़मीन खरीदी थी आपके दादा? हाँ, तो ये 62 में खरीदी थी ज़मीन। फिर कुछ 63-64 में खरीदी। 2 गाँव में ज़मीन है, 2 दादाजी वहाँ जा करके बस गए मलखेड़ा में। मलखेड़ा गांव में अभी मलखेड़ा, हाँ, तहसील भादरा, गांव मलखेड़ा। ठीक बात है। हनुमानगढ़ जिले में। और उसके बाद में आपके दादाजी भी कम्युनिस्ट थे? दादाजी की विचारधारा प्रोग्रेसिव थी, क्योंकि टीचर थे और टीचर के होते ही वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो फिर वो उनकी पॉलिटिकली विचारधारा पर तो बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो, लेकिन वो थे समाजवादी, आर्य समाज में काम करते थे। अच्छा, स्वामी केशवानंद आर्य समाजी थे। कामरेड मोहर सिंह पूनिया थे, राजगढ़ के पूर्व एमएलए। उनके साथ वो आर्य समाज में काम करते थे, तभी उनके पास गए स्वामी केशवानंद जी के पास। मोहर सिंह पूनिया तो कवि भी थे, वो इनकी भजन मंडली हुआ करती थी। तभी उनके प्रभाव में आकर के ही वो संगरिया पढ़ने गए थे। अच्छा, नहीं, मोहर सिंह जी के बारे में क्या था कि उन्होंने एक टोली बनाई थी राजगढ़ और जो आसपास का शेखावाटी का इलाका था, तो एक टोली बना के वो गांव-गांव जाते थे और हर गांव में वो रात, हाँ, वो रात को पेटी बाजा बजा के जागृति के गीत गाते थे। जागृति के गीत गाते थे। उनके जो भजन होते थे उसमें किसी इष्ट के लिए, किसी ईश्वर के लिए नहीं होता था, तो कि भाई आप इस बुराई को छोड़िए। हाँ, बुराई छोड़ना, सामाजिक बुराइयों के लिए और राजनीतिक चेतना के लिए। धीरे धीरे उनकी मंडली इतनी बड़ी हो गई। वो प्रभाव था हमारे दादाजी में। उनकी मंडली में से एक आपके दादाजी थे। हाँ, उनकी मंडली में थे, वही प्रभाव था। और वो बताते हैं कई गांव के बुजुर्ग कि वो जब बात करते थे, किसी से डायलॉग करते थे, तो वो अब मानते हैं लोग, पहले तो जानते, ये विचारधारा भी नहीं जानते थे। अब कई बुजुर्ग कहते हैं
कि बलवान का दादा भी कामरेड था, फिर वो ऐसी बातें करता था तो क्रांति, वो जेनेटिकली आपके वो ऐसी क्रांतिकारी ट्रांसफर बातें हुआ करता है। था, कई बुजुर्ग कहते हैं। हाँ, हालांकि उनके ज़माने के बुजुर्ग कम बचे हैं। आपके पिताजी किसान थे। हाँ, मेरे पिताजी किसान थे। और उसके बाद में आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव में, मलखेड़ा गांव में हुई। मलखेड़ा गांव में होती, फिर कोई नानवा कौन सा गांव था, नानाना? निनाण, निनाण में 8वीं तक गांव में, और निनाण में 9वीं से लेकर के 12वीं तक 8 किलोमीटर दूर था, पैदल जाते थे सुबह सुबह, 6 किलोमीटर। है ना। 7 किलोमीटर के करीब, घर से तो 8 पड़ता था। अच्छा। हाँ, घर से तो 8 किलोमीटर था, पैदल जाते। शाम वापस आते वक्त बसों से आते, लेकिन सुबह सुबह पैदल जाते थे हमेशा। मुझे एक ज़ोरदार बात पता चली है आपके बारे में कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो कि जो बलवान पूनिया की जो आवाज़ थी ना, उसमें इतना जोश था कि उसे बिना माइक के सुना जा सकता। हाँ, मैं अखबार पढ़ता था। अखबार पढ़ते थे। वो जो वहाँ के जो टीचर थे आपकी स्कूल के, उन्होंने आपकी उस प्रतिभा को पहचान लिया कि इस लड़के में लीडरशिप क्वालिटी है, तो पूरी प्रार्थना के सामने खड़ा करके और जोर जोर से अखबार पढ़वाना। वो मैं किस्सा अखबार बताइए। पढ़ता था और प्रतिज्ञा करता था, अच्छा। और वो जोर से करता था। हम क्या गांव से चलते तो किसी साधन में चढ़ के जाने की इच्छा होती थी। अच्छा। भी कोई साधन मिल जाए, कोई ट्रैक्टर मिल जाए निनाण जाने वाला, लटक के। हाँ, लटक के जाना। कोई 407 गाड़ी होती थी उसमें, जो सर्दियों में नरमा लेके जाती आदमपुर, तो वो रास्ता, कच्चा रास्ता वही था मलखेड़ा से निनाण। तो फिर उसमें लमूट के जाने की बाण थी सभी बच्चों को, मैं भी उसमें ही शामिल था। तो लेट हो जाते हम, कि साधन नहीं मिलता, तो फिर हम भागते गांव से 9:55, 35 मिनट में जाके निनाण पहुंचते। उसमें अगर 5 मिनट लेट हो जाते तो प्रार्थना में पीटे जाते थे सब। ओहो। लेकिन मैं नहीं पिटा जाता था। मैं जाते कहता, गुरुजी मेरे को अखबार वाली खबर लिखनी है। तो गुरुजी कहते, चल चल तू जा लिख, मेरे को अखबार वाली खबर लिखनी है। तो गुरुजी ये सोचते इसको पीटने लग जाए तो खबर ढंग से नहीं सुनाएगा। हाँ। तो फिर मैं खबर सुनाता था, बहुत ही बुलंद आवाज में। तो ये लोगों के सामने बोलने का तो पुराना अनुभव है। स्कूल के टाइम से आपकी हेजिटेशन खत्म हो गई, जो हाँ, झिझक होती है? हाँ, कब की। कौन थे आपके ऐसे टीचर्स के बारे में बताइए जिन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना। हम सबके जीवन में ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको एक्सपोजर देते हैं, जो आपकी प्रतिभा को पहचानते हैं। आप याद करते हैं अपने स्कूल टाइम के टीचर्स को? भाई, मेरे गुरुजी थे आदरणीय रामचंद्र गुरुजी, जो गांव के स्कूल में ही थे। अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुए। उन्होंने बाल सभा में मेरे को बुलाना सिखाया, और नाटक में भाग लेना। उन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी को बोलना, ये रामचंद्र शर्मा जी थे, उन्होंने सिखाया। उसके बाद प्रार्थना में बोलना। उसके बाद निनाण में जब गए तो वहाँ भी हमारे गुरुजी थे, प्रिय गुरुजी थे, आनंद जी बिश्नोई, जो हमें सस्य विज्ञान पढ़ाते थे एग्रीकल्चर में। अच्छा। तो वो बोले कि तू अखबार सुनाएगा। पहली बार मैंने सुनाया, फिर वो हमेशा ही कहते हर दूसरे दिन तीसरे दिन बलवान सुनाएगा। तो मेरे को इशारा करते, जा। प्रार्थना शुरू होती, इशारा करते, अखबार वही लेके आते थे भादरा से निनाण के स्कूल में। तो मेरे को अखबार पकड़ा देते कि जा लिख के ला डायरी में। बदमाशी कितनी करते थे? ना, बदमाशी नहीं करी मैंने। बदमाशी तो इतनी करते थे, जब 9वीं और 11वीं में थे तो कभी 8 पीरियड नहीं लगाए। अच्छा। 6ठे 7वें पीरियड में भाग जाते थे। बस बदमाशी हो आती, गई ना ये तो। बस आती, जो बस मलखेड़ा जाती न्यांगल गांव में मिलाती थी, वो बस निनाण से चढ़े, मलखेड़ा वाली बस में चढ़े, घर चले गए। लेकिन वहां जाकर के फिर खेत जाना होता था। अच्छा। खेत चले जाते थे। इस बात पे पिटाई नहीं होती थी कि 2 पीरियड पहले आप? न, मास्टर जी तो पिटाई नहीं करते थे, क्योंकि 10वीं और 12वीं में हमने लापरवाही नहीं करी। 9वीं और 11वीं के लिए तो यूँ मान लेते थे जैसे छुट्टी है भागने की, तो पिटाई की सीध में नहीं आए कभी। पिटाई वाला तो सुबह सुबह इवेंट होता था, उसमें फिर वो अखबार पढ़ने में अखबार के बहाने बच जाते थे। और उसके बाद में फिर आपकी 12th हो गई, +2 है? हाँ, +2। और फिर आप पढ़ने के लिए गए नेहरू मेमोरियल कॉलेज, नेहरू मेमोरियल कॉलेज, ग्रेजुएशन? नहीं, इसके बीच की एक बात और है। हाँ, बताओ ना। ट्विस्ट आया जिंदगी में। मेरा लगन ये थी, मेरा एग्रीकल्चर में 12वीं हुई 1995 में। उसमें मेरे नंबर बने 59%। ठीक है। मैं STC नहीं कर पाया। लक्ष्य STC करना था, मास्टर बनना था आपको। घर की परिस्थिति ऐसी थी। मैंने री करी 12वीं, तो मेरे नंबर बने 70.4 से। ठीक है। उसमें 7 नंबर मिलते थे ग्रामीण के।
तो हो गए 77.4। जब मेरिट लिस्ट ओपन हुई तो मेरिट रही 77.81। ओ 0.2 नंबर। 81। अच्छा 8-1। मेरे 4-6 थे। अच्छा। मैं वंचित हो गया। मर्तराज कर्मचारी की सीटें थी 14 खाली, जो खाली रह गई। पहले जर्नल से भरते थे, हम भी जर्नल में थे, उसमें ओबीसी नहीं थी, हम ओबीसी में नहीं थे। हमने खूब मांग करी, डाइट थी, कोर्ट गेट के पास स्कूल था बीकानेर, वहाँ प्रिंसिपल साहब को कहा भी आप मर्तराज कर्मचारी की आगे सीटें जर्नल से भरते आए हो, जो वेटिंग के लड़के उनको ले। वो वेटिंग की 14 सीट भरते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक हुआ ना, नहीं भरी तो? और नहीं, उस समय की परिस्थिति तो ये थी कि मैंने खूब न्योरे निकाले। मैं और एक लड़का और था, रामगढ़ का चंदू। अच्छा। हम दोनों ने खूब न्योरे निकाले। लास्ट में उन्होंने धक्का दे के स्कूल से बाहर निकाल दिया। हम तो कोर्ट गेट पर थूक के आए थे। अच्छा। फिर सरकारी लगेंगे नहीं, सरकारी लगाएंगे। सरकार के खिलाफ बगावत। सरकारी लगेंगे नहीं, सरकारी लगाएंगे। लगाएंगे। तो फिर गाड़ी में मजाक उड़ा बस में, अच्छा। भाई एसटीसी में एडमिशन हुआ ही नहीं रे, सरकारी लगाएंगे। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पीछे पीछे बैठ के आए। सिलेक्शन हुए हुए लोग तो आगे बैठे थे, हम पीछे पीछे बैठ के आए। गांव पहुंचे, एनएमपीजी कॉलेज में गए, एडमिशन का टाइम निकल गया। बीए फर्स्ट ईयर करी, सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद थर्ड ईयर में चुनाव लड़ा, छात्र संघ का महासचिव का चुनाव लड़ा, 150 वोटों से हार गया। उस हार से मैं नेता बना। नहीं, उससे पहले आपने गांव में भी तो एक संगठन बनाया था ना, 1-1 रुपए की रसीद काटते थे। वो एसएफआई का मेंबर बाद में बनता हूँ मैं। अच्छा। फिर बने हम, मेंबरशिप पर बाद में आए। वामपंथ मैं चुनाव लड़ा तो भाई था, भाई बलवानपुरी। मेरे को याद है आज भी, बहुत बड़ा पोस्टर लगा कपड़े का बना हुआ, छात्र संघ में महासचिव पद के लिए भाई बलवानपुरिया। निर्दलीय लड़े थे क्या? हाँ, उसमें था ही नहीं संगठन। जब मैंने चुनाव लड़ा सब भाई थे। अच्छा। भाई, वो बंबई वाले भाई भाई सब भाई। बम्बई में तो भाई का मतलब वो वाला भाई तो वो भाई होते, पर छात्र संघ का चुनाव लड़े, उसके लिए लोगों की मंशा तो यही होती है, भाई हैं ये। तो भाई थे अपने, अपने भी भाई थे। गामड़ के छोरे सब मेरी साइड, शहर के छोरे दूसरी साइड। शहर के बच्चियों ने वोट हमें दिया ही नहीं, हम फिर भी 150 वोट से हार गए। बच्चियों को वोट दे देती, लड़कियां वोट देती तो हम जीत जाते। तो शायद आज हम नेता नहीं होते। वो हार ने मुझे लीडर बनाया। वो हारने के थोड़े दिन बाद कॉलेज का कोई इश्यू था, उसको हमने प्रबलता से उठाए। लड़के लड़कियां सब हमारे साथ कलेक्ट्री तक गए। हमारा मजबूत नेतृत्व लोगों ने स्वीकार करा। उसके बाद एसएफआई के लोग, साथी सोपत राम, अनिल चौधरी, वो आए और हम एसएफआई संगठन का हनुमानगढ़ का सम्मेलन करके जिला अध्यक्ष बना के गए। उस टाइम पर आपने वामपंथ दल, वहीं से एसएफआई ज्वाइन करा। क्या सोच के ज्वाइन किया आपने? लड़ना, सिर्फ लड़ना, संघर्ष करना मुद्दों। और भी ऑप्शन थे ना, एनएसयूआई? नहीं, कोई ऑप्शन था ही, कोई संगठन था ही नहीं। एनएमपीजी कॉलेज में उसमें कोई संगठन नहीं था। सब यूं ही आवारा, कोई खड़ा हो जाता, कोई खड़ा हो जाता, ये फलाना सिंह है, ये ढिमका सिंह है। सिंहों के नाम थे, सिंहों के नाम, ये फलाना सिंह है, ढिमका सिंह। संगठन एसएफआई मजबूती से आई तो फिर बाद में एनएसयूआई भी आई, ये बीबीपी भी आई। मेरे उस समय के 3 साल 4 साल के टाइम में कोई छात्र संगठन था नहीं। छात्र संगठन के रूप में हमने एसएफआई मजबूत करी। हम अगली बार एसएफआई हारे, एसएफआई से हमारा कैंडिडेट हारा, उससे अगली बार एसएफआई से हमारा कैंडिडेट जीता। आज भी एसएफआई हनुमानगढ़ जिले में मजबूत है। फिर हमने काम करा, गांव में संगठन बनाया। गांव में संगठन नहीं, सबसे पहले गांव के युवाओं को संगठन में जोड़ा, कमेटी बनाई। फिर गांव में एक बहुत बड़ी डिग्गी जो 5 गांवों को सप्लाई पिलाती, पानी पिलाती थी, उस डिग्गी को अंदर घुस के साफ करा। 1-1 रुपए लेने का क्या लॉजिक था, वो बताइए। वो मेंबरशिप शुल्क होता है। अच्छा, सबकी 1-1 रुपए? सबकी 1 रुपया एक सदस्यता शुल्क थी एसएफआई की। एनएमपीजी कॉलेज में खड़ा होकर मेंबरशिप करता, फोर्ट स्कूल में टाउन में खड़ा होकर के मेंबरशिप करता, गांव में कमेटी बनाई। नौर के एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में, एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं मेंबरशिप करने जाता तो काला जी प्रिंसिपल लेक्चरर थे, तो प्रोफेसर एमपी काला, अच्छा, हमारे आदरणीय गुरुजी, अच्छा, अब तो रिटायर हो गए। तो वो गुस्सा करते कई बार, क्या कर रहा है तू यहाँ? सीधा ही बोलते, क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं उनको कहता मेंबरशिप कर रहा हूँ ऐसे भाई। फिर क्या हो जाएगा? मैं को संगठन बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? मैं गुरुजी में खड़ा होकर भाषण देने लग जाता।
चल यार तू कर करा ले, ओहो, गुस्से में आ गया, चल तू कर करा ले, क्योंकि मैं भाषण देना शुरू कर देता। शुरू शुरू से शौक था भाषण देने का। तो मैं खड़ा हो गया, गुरुजी ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हाँ। फीस वर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, नई यूनिवर्सिटी खुलाएंगे, बीकानेर विश्वविद्यालय खुलवाएंगे। उसमें सतपाल बिश्नोई जो आज दुनिया में नहीं है, वो आए मीटिंग लेने के लिए, तो मैंने हनुमानगढ़ में मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, उसके बाद नौर में मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, उसके बाद वो गंगानगर गए, फिर हम हनुमानगढ़ से रैली लेकर के बीकानेर गए। अच्छा, वो बीकानेर क्यों गए थे? बीकानेर यूनिवर्सिटी खुलाने की मांग को लेकर के बीकानेर में बहुत बड़ी रैली हुई छात्रों और की। उसके नेता आप थे? उसके नेता नहीं, हम शागिर्द थे, नेता थे सतपाल बिश्नोई जो आज दुनिया में नहीं है। हाँ। सतपाल भाई ने सबको वहाँ बुलाया SFI की तरफ से, फिर एक सर्वदलीय भी हुई सभा हुई, फिर उसमें खूब सारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष सचिव हारे हुए थे जीते हुए थे सभी इकट्ठे करे, और हमने खूब मजबूती के साथ उस आंदोलन को लड़ा जीते। और लड़ाई मुकम्मल हो गई, यूनिवर्सिटी खुल गई। हमारी तो LLB बीकानेर विश्वविद्यालय से ही हुई, BA चल रही थी तब ये लड़ाई थी। तो फिर LLB बीकानेर विश्वविद्यालय से हुई, जिसका कॉलेज तो NM लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ था। वहाँ से चुनाव लड़ा आपने? लो कॉलेज से? ना, लो कॉलेज से नहीं लड़ा। पढ़ाई फिर तो हाँ, लो कॉलेज से चुनाव नहीं लड़ा, फिर SFI को चुनाव लड़ाया, पूरे संगठन का विस्तार करा। चुनाव तो फिर जाकर के 2005 में जिला परिषद का लड़ा, वो हम जीत गए। जिला, और उसके बाद में फिर एक और बड़ा आंदोलन होता है ना, रावड़ा गढ़साना का। रावला गढ़साना किसान। ये तो इतना बड़ा किसान आंदोलन था कि शायद आपका जो पॉलिटिकल राइजअप है वो इस आंदोलन को माना जा सकता है। तरह से गए हम उसमें। अच्छा। कामरेड सोपत सिंह ने हमारी ड्यूटी लगाई रावसर में, जो प्रथम चरण का हिस्सा था, लेकिन आंदोलन बड़ा नहीं था वहाँ। रावड़ा गढ़साना में बहुत बड़ा आंदोलन था, अनूपगढ़ तक बहुत बड़ा आंदोलन था, सूरतगढ़ में असर कम था, और रावसर में तो बिल्कुल कम असर था। आप थे लेकिन सब ये प्रथम चरण के इलाके थे। मेरी ड्यूटी कामरेड सोपत सिंह ने रावसर में लगाई। गांव गांव गया रावसर के, खूब लोगों को इकट्ठा करा। 2005 में तो वहाँ से अरेस्ट हुए, 9 दिन जेल में रहे। 2006 में अरेस्ट हुआ मैं अक्टूबर में, शायद 5.5 महीने जेल में रहा। एक अखबार की बड़ी कटिंग मैंने देखी है, उसमें एकदम नौजवान बलवान पूनिया जैकेट पहने हुए, एक ढीला सा पैंट पहन रखा है, कोर्ट में पेशी के लिए आपको लाया गया और इतना बड़ा ब्रीफ किया हुआ है। आप उसमें स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मेरे को गिरफ्तार करने से किसानों की मांगें पूरी होती हैं तो मैं जेल में आजीवन रहने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जमानत नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसमें और बात थी कि आपने पुलिसकर्मियों के साथ में बदतमीजी की, आपने कैमरे तोड़े, आपने मारपीट की। ये तो मुकदमे पुलिस करती है झूठी। नहीं, अखबार में जो हाँ सही कह रहे हो आप, अखबार में उस दिन नहीं थी, ये दो बातें मिक्स कर गए आप। अच्छा। मुकदमा जो था वो ये था कि कैमरे छीनने का, कैमरे तोड़ने का, तो पुलिस तो ऐसे मुकदमे करती है आंदोलन में, आपको पता है। हाँ। लेकिन जिस दिन के अखबार ये है, तो इसमें मेरा बयान था, मुझे याद है, सरकार की जड़ नीति तय नहीं। हाँ। ये हेडिंग है उस खबर की। हाँ। सरकार की जड़ नीति तय नहीं। सरकार ने पानी किसको देना है? हमारी मांग थी प्रथम चरण की 58% पानी जो आरक्षित था प्रथम चरण का, जिसके बल पर तुमने मुरबे अलॉटमेंट करे। जो जमीन है वो वहां की जमीन इतनी सघन है, अगर उसमें फलों का पानी नहीं दोगे तो फसल पैदा नहीं होगी। इसलिए आप 58% का कमिटमेंट तोड़िए मत। यही था रावड़ा गढ़साना आंदोलन का असली उद्देश्य, यही थी लड़ाई। सरकार उस पानी का लॉस घटाना चाहती थी, 5.23 क्यूसेक प्रति हेक्टेयर से घटा करके 3.5 क्यूसेक प्रति हेक्टेयर करना चाहती थी। हाँ। जो 58% पानी बनता है IGNP में रिजर्व प्रथम चरण का, उसको सरकार तोड़ के घटाना चाहती थी। उसके खिलाफ ही तो ये लड़ाई थी। इस लड़ाई में ही मेरा वो स्टेटमेंट था। एक बार ही और बड़े बड़े नेता थे ना, पुलिस ने आपको अरेस्ट क्यों किया? बात है नहीं, मैं बता रहा हूँ, रावसर में तो जिम्मेदारी मेरी थी ना। आप तो इतने बड़े नेता नहीं थे। कामरेड सोपत सिंह ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं जिला परिषद मेंबर था, मैं बड़ा नहीं था लेकिन मैं बड़ा वर्कर था। मेरी बात लोग सुनते थे। मैं विद्यार्थी आंदोलन से था, मैं विद्यार्थी आंदोलन से आया तो उधर के लोग, उधर के रावसर क्षेत्र के नौजवान जो पढ़ाई के समय मेरे साथ पढ़ते थे, BA LLB तक, वो खेतों में आ गए थे, उनकी वो ज़मीनें काश्त करने लगे थे या संभालने लगे थे, या फिर उनके बुजुर्ग काश्तकार करते थे। तो वो उन सबको मैंने ये समझाया भी तुम्हारे हिस्से का पानी कोई लूटना चाहता है। तो लोग मोबिलाइज हुए, लोग मेरे साथ हुए। कितने दिन जेल में रहे आप? 70 दिन? मैं नहीं, मैं तो करीब 5.5 महीने एक साथ रहा, 9 दिन एक साथ रहा। 9 दिन तो आप पहले रहे थे जो हाँ, प्रथम चरण 2005 में रहा, और 6 में 5.5 महीने रहा मैं। 2 महीने बाद आपको कोर्ट में पेश किया गया? 2 महीने बाद करा, फिर बाद में कभी नहीं करा कोर्ट में पेश,
फिर तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है, आप किसी आदमी को इसलिए अंदर नहीं बिठा सकते कि उसने मुसल के नहीं भरे, रिहा करो। तो हमें रिहा करा, फिर मुकदमों में ले लिया। नहीं, आप जैसे रावत सर किसान आंदोलन के नेता आप थे, आपको वहाँ अपॉइंट किया था कॉमरेड सोपत सिंह ने। आपके अरेस्ट होने के बाद में तो आंदोलन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंदोलन वैसे ही चल रहा था जैसे मजबूत चला। नहीं, आंदोलन का नेता तो जेल में है तो तो खूब पैदा हो गए ना। 22 दिन था मैं बाहर, 22 दिन लगातार पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश करी, खूब नेता तरासे गए। आंदोलनों में नेता बनते हैं। डरती क्यों सरकार आंदोलन से? कोई सरकार आंदोलन से क्यों डरती है? आंदोलनों में नेता बनते हैं। सब कोऑर्डिनेशन करा हुआ था हमारा आंदोलन। मेरे अरेस्ट होने से पहले कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। मेरे अरेस्ट करते ही भीड़ एक बार अनियंत्रित हुई, भीड़ ने 2 बसें फूंक दी। फिर मेरे को पकड़ के रावसर थाने में ले गए, दूसरे खेतों के रास्ते। रावसर थाने से मेरे को चूरू जेल छोड़ गए। फिर वहाँ से अमरा राम जी ये भी गए, और भी गए, सब लोग इकट्ठे हुए और उनको बताया यूं यूं आंदोलन को चलाओ। 6 महीने मैं कहता हूँ मेरे होते रहने से ज़्यादा मोबिलाइज हुए लोग आपके जेल जाने के बाद। जेल जाने के बाद यही होता है हर आंदोलन। आप जेल में क्या कर रहे थे? पढ़ता था मैं। क्या पढ़ा आपने उन दिनों? बहुत सारी किताबें पढ़ी। सबसे मजबूत किताब पढ़ी द आयरन हिल। द आयरन हिल, ओके, लोहे की एड़ियाँ। अच्छा, लोहे की, आप भी पढ़ना कभी। अच्छा, नहीं मैंने नहीं पढ़ी है। जब देश और दुनिया के बारे में जानना हो तो द आयरन हिल पढ़ना। ठीक है। लोहे की एड़ियाँ यानी सरकार के सामने तुम इतनी ताकत में आ जाओगे कि आप सरकार के फैसले चैलेंज कर रहे हो तो सरकार आपको कुचल देगी। ओहो, ये है द आयरन हिल। और क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा मैं नास्तिक क्यों भगत सिंह। अरे वो तो कमाल की किताब है। द आयरन हिल पढ़ने के बाद कोई आदमी जेल रह ही नहीं सकता ना, अगर उसने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है तो उस किताब में क्या है ऐसा, वो बताइए ना। तो डरावनी किताब है, खौफ जदा कर देती है आदमी को, निडर बना देती। नहीं नहीं नहीं, द आयरन हिल तो डरा देती है। अच्छा, वो तो लोकतंत्र का भूंडा चेहरा दिखाती है, जिसमें ये बताती है कि कभी कोई नेपाल हो सकता है, कभी कोई बांग्लादेश हो सकता है, कभी कोई म्यांमार हो सकता है, कभी कोई दुनिया की किसी भी सरकार को, कोई दुनिया का वो मुल्क जो ताकतवर वो पलट सकता है, ये बताती है द आयरन हिल। लेकिन उसके साथ मैं नास्तिक क्यों भगत सिंह पढ़ ले, इसके साथ बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, तो वो आदमी जेल से बाहर कैसे आ जाएगा? माफ़ी नहीं मांगेगा कम से कम। मैंने नहीं मांगी। ये आपका इशारा सावरकर की तरफ है। बहुत स्पष्ट बात है, भगत सिंह को कोई आदर्श मानेगा तो माफ़ी मांगने वालों को आदर्श तो कैसे मान लेगा? मैंने नहीं मानी ना माफ़ी। 107-51 में तो था मैं, मेरा क्या गुनाह था? यही था कि मैं खड़ा होकर के लोगों को इकट्ठा करता। मुकदमे में तो 15वें दिन जमानत होगी, वो भी 15 दिन इसलिए लग गए कि जो मुकदमों में लोग थे सबकी को मैंने अरेस्ट करवा के सबकी जमानतें करवा के फिर लास्ट में निकला मैं। नहीं तो 5 दिन नहीं लगते, 5 दिन में घर चला जाता। परेशान किया आपको जेल में? नहीं, जेल में कोई परेशान नहीं। बीजेपी की सरकार थी, कोई परेशान नहीं करा। झूठी बातें नहीं करनी चाहिए आदमी को। तो फिर कैसे मैं जेल में मेरे तो न्योरे निकाले। जेलर साहब ने कहा कि चूरू में ठंड बहुत होती है, रात को रजाई ले लो। हमने रजाई नहीं ली। हाँ, कंबल तो 5-6 ओढ़ने पड़ते थे। रजाई क्यों नहीं ली आपने? फिर जेल में किस लिए थे? कंबल ओढ़े ना, फिर सर्दी से बचने। ना 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 ना, कंबल तो जेल का मैनुअल है, रजाई मैनुअल थोड़ी है। अरे वाह, कमाल कमाल की बात। अच्छा, इतना मेरा साथी जेपी ढाका था, चाहिया का, बहुत पतला सा, आपसे भी पतला। आपके साथी तो अरेस्ट हुआ था, एक मेघवाल, एक जेपी ढाका। वो मेघवाल माफी मांग के चला गया। अच्छा। वो तो जमानत करा के भाग गया। और जेपी ढाका मेरे साथ रहा, वो पतला सा था, उसको तो 9 कमल उड़ाता था मैं, एक पर एक 9। और सुबह 3-4 बजे जब उसको बाथरूम की होती तो मेरे हाथ लगाता कि मेरे को निकाल कमलों में से। मैं उठाता, निकालता, फिर सोता मैं उसको सुला करके वापस। 6 बजे जेल का सिपाही आकर के हमारे किवाड़ों पर लात मारता। जेल में इतना टॉर्चर जरूर हुआ, हर सुबह 6 बजे लात मारता वो किवाड़ों पर आकर के, पूछता कि जागते हो क्या, जिंदा हो क्या? तो वो 6 बजे वाली लात आज भी याद है, यहाँ लगती थी। एक दिन एक सिपाही था, बुजुर्ग, हम उसको काका कहते थे। अरे मैं काका तेरा कंठ मोचना पड़सी क्या भया? अरे मेरे को तेरी लात छाती में लग गया आके। तो वो कहता भया मोच दे, पर मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ। फिर वो एक लकड़ी लेकर ये कुआड़ों के लगाता था, यूं लात मारनी बंद कर दी उसने। दोस्त बने आपके जेल में कोई? हाँ थे ना, सारी जो लोग रहते थे भीतर, उनको किताबें बताते, हम पढ़ाते। अच्छा, आप पढ़ाते थे वहाँ के? हाँ, लाइब्रेरी ना चूरू जेल में,
वहाँ पढ़ने की किताबें छोड़ के आए थे हम 20 एक। आज लाइब्रेरी है चूरू जेल में। मैं एमएलए होने के बाद भ्रमण भी करके आया था। मैंने विधानसभा में बोला भी था, मुख्यमंत्री जी ने जेलों में लाइब्रेरी के लिए बजट भी बढ़ाया था। और वहाँ की एक वो समिति है कि चूरू की, जिस समिति ने मिलकर के जेल में लाइब्रेरी स्थापित करी, कंप्यूटर वगैरह रखे कैदियों को पढ़ने के लिए। मैं उस समिति का आज फिर धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी उनके लिए धन्यवाद बोला था, सीएम साहब को भी बताया था मैंने। और दूसरी बात, मैं जेल का भ्रमण करके आया, उनके आग्रह पर करके आया था। क्योंकि जब मैं वहाँ था जेल में तो मेरा ध्यान ये था कि भी लोग पढ़ें, लोग जानें। हर कोई अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियाँ उसको अपराधी बनाती हैं। तो जैसे गांधी जी का है, घृणा पापी से नहीं पाप से करो, तो हम उस आइडिया से जेल में लोगों के साथ समय बिताते, लोगों को बताते, बुराई का रास्ता छोड़ो ये बताते, चलती रहती थी जेल। क्रिमिनल कितने दोस्त बने आपके जेल में? नहीं, कोई दोस्त नहीं, आप अपराधी हमारी प्रवृत्ति नहीं है। तो जेल में तो अपराधी ही गए थे ना लगभग सारे। नहीं, दोस्त नहीं बनाए ना हमने जेल में आपका एक भी दोस्त नहीं बना? ना, हम बात करते उनसे, बढ़िया बात करते, उनसे बढ़िया व्यवहार करते, खाने पीने की चीज़ें शेयर कर लेते। हम अलग रहते थे, उनका बैरिक। फोन वोन चलता था कि आपके टाइम पे जेल में? ना ना, नहीं, अभी चलता है ना फोन, अपराधी ना फोन चलता, में उस समय भी बैठे-बैठे। चलते थे फोन। हमने कभी यूज़ नहीं तो आपने विरोध नहीं किया इन सारी चीजों का? कोई किया। अपराधी नहीं अगर नहीं, फोन ये से हमारा चैप्टर नहीं था। जानने हमारा की कोशिश चैप्टर की हमारा चैप्टर उनसे इन मुद्दों पर उलझने का नहीं है। हमारा चैप्टर उनसे नशे के खिलाफ लड़ने के मुद्दों पर, पढ़ने के मुद्दों पर, सामाजिक बुराइयों पर था। वो बेहतर तरीके से हम बात करते थे। जेल में आज भी अगर चूरू जेल में जाओगे, नीम का गट्टा है, उस गट्टे पर बैठ करके अब उनको सामने टाट पट्टी पर बिठा करके और उनसे बात करते थे और उनको पढ़ाते थे। तो जो लोग हमारी बातों को समझते, 20 ज़्यादा जेल में आदमी नहीं थे, 20-30 लोग होते थे, कभी 40-50 हो जाते, तो सब सुनते थे बातें। और किन किन विचारकों को पढ़ा है आपने? किन किन महान नेताओं के बारे में जानना है, वो थोड़ा सा बताइए। खूब जानने की कोशिश करिए, नेहरू के बारे में जानने की कोशिश करी, इंदिरा जी को भी पढ़ा, राजीव गांधी को भी पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा। और कार्ल मार्क्स तो इतना टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। और हम सोचते हैं कि हम संघर्ष उस हद तक करें जहाँ शोषण के खिलाफ ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ें। आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहें कि शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए। जितने प्रतिशत भी आप लड़ पाओ, जितना भी आप लड़ पाओ, जिस पोजीशन में लड़ पाओ, शोषण के खिलाफ तो बगावत होनी चाहिए और खुद किसी दूसरे का शोषण करना नहीं चाहिए। अभी इन दिनों कौन सी किताब पढ़ी है आपने? लास्ट कौन सी बुक पढ़ी है? पूरी नहीं कर पाया, तीसरी फसल और हरदेव जोशी जी, वो पूरी नहीं कर पाया मैं। अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता? टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है। हालांकि गाड़ी में है हरदेव जोशी जी वाली किताब, मेज पर है, तीसरी फसल पढ़ नहीं पाया पूरी, कुछ पेज पढ़े हैं। ठीक है, गड़साना किसान आंदोलन पे वापस आते हैं। बाद में वो आंदोलन खत्म हो जाता है, किसानों की मांगों को। आज भी जिंदा है आंदोलन। अच्छा, जिंदा है, खत्म नहीं हुआ। पूरी मांग पूरी नहीं हुई है ना? नहीं, मांग तात्कालिक समय में पूरी हुई। मांग था, पानी मिल गया, कुर्बानी के बाद मिला। मांग था कि आप हमारे पानी को छेड़ो मत, कागजों में नहीं छेड़ा गया, दूसरे मॉड्यूल में चेंज करके उसको डिस्टर्ब करा गया, अलग बात है। लेकिन आंदोलन ये नहीं कि आंदोलन, जब तक आंदोलन का असर रहता है, किसानों को चीजें मिलती हैं, पानी मिलता है। जिस दिन आंदोलन थोड़ा स्लोथ हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तो चीजें कम मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जर्रे जर्रे में व्याप्त है गड़साना का आंदोलन। आज भी खाजूवाड़ा के लोग, गड़साना के लोग ये सोचते हैं कि काश हम उस तरीके से वापस इकट्ठे हो जाएं, तो अब की बार डैम में पानी था, लोगों की बिजाई हो जाती। सरकार करिए किसानों को इकट्ठा, आप अभी नेता हैं। चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। उस समय ये स्थिति थी कि हम जहाँ के थे वहाँ हमारा टाइम 1 मिनट ही खर्च नहीं होता था, क्योंकि विद्यार्थी आंदोलन से जस्ट निकले, रावड़ा गड़साना आंदोलन में घुस गए, तो भादरा में हमारी उपस्थिति थी नहीं। आज हम भादरा में एमएलए रह लिए तो ज़्यादा समय वहाँ देना पड़ता है। वहाँ के फसल बीमा के इश्यू हैं, लोकल इश्यू हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, तो वहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पाते। हालांकि मैं अनूपगढ़ का, गंगानगर का किसान सभा का प्रभारी हूँ, मैं गया हूँ, मैंने एक एक चीज़ें देखी हैं। अब की बार कॉटन की बिजाई बहुत कम है, बहुत कम, ये समझो ना के बराबर है। पूरे इलाके में मूंग है,
मूंग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा बरसात हुई तो सरकार खरीदेगी नहीं, ये सारे इशू हैं हम समझते हैं। लेकिन कंटिन्यू ऐसे नहीं कि हम देख नहीं रहे चीज़ों को, जा रहे हैं, लेकिन वैसा आंदोलन खड़ा होना, ये 10 साल में 20 साल में एक ऐसा ओकेजन आता है जब लोग एकदम बगावत पर उतरते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, इतने तक लोग तो आप बगावत छेनी हथौड़े चला रहे हो धीरे धीरे किसानों पे? नहीं, हमारे चलाने की जरूरत नहीं, लोग खुद, लोगों के जर्रे जर्रे में व्याप्त है गड़साना आंदोलन की बात, जर्रे जर्रे में व्याप्त। एक भीतर खाने एक बात चलती है कि गढ़साना आंदोलन कुछ तो इसलिए अधूरा रहा कि वसुंधरा राजे उस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने फ़ोन करके मदद मांगी आंदोलन को समाप्त करने के लिए। आपकी पार्टी की बड़ी नेता हैं वृंदा करात, और वृंदा करात के हस्तक्षेप के बाद में गढ़साना आंदोलन खत्म हो गया, या फिर किसान थोड़े से डाउन पड़ गए, या फिर बातों पे सहमति कोई दम नहीं इन बातों में। ये कहने वाले आदमी की बहुत ही बचकानी बात है, भीतर खाने बात। हाँ ना, बहुत बहुत अड़की बात है, क्योंकि वो आंदोलन सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही थी, कई धाराओं के लोग उसमें थे। नंबर 2 बात, आंदोलन खेत खलियान का आदमी लड़ रहा था, पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी लड़ रही थी। खुद के हित जुड़े हुए थे लोगों के। सबसे बड़ी पानी के छिंटे लगने से ही आंदोलन की आग ठंडी हुई। मैं राव सर आंदोलन से जेल में था 6 महीने, 6 महीनों में ताज्जुब करोगे आप 13 बारी मिली लोगों, मतलब हर बारी बारी, खाली बारी नहीं, खेत की बारी 13 बारियां मिली लोगों को। वाह, बड़ी बात। मार्च के लास्ट के करीब आया था मैं बाहर, उस समय कपास के बाण के लिए पानी लगा दिया था लोगों ने सरसों के खेतों में। कॉमरेड शौपत सिंह काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे उस वक्त, गढ़साना के वक्त। हाँ, बुजुर्ग तो थे ही, उतने बुजुर्ग वो कभी नहीं हुए, उतने बुजुर्ग कभी नहीं हुए। वो 26 तारीख को डेथ हुई, मैं 22 तारीख की रात को 23 तारीख को उन्हीं के पास था। मैं कोई काम से गया हुआ था, एक बोजासर गांव में पेयजल पाइपलाइन के लिए जिला परिषद गए हुए थे हम। जिला परिषद से फिर रात को उनके पास रुक गए थे, अपने हाथ से खाना खिलाया तो उन्होंने शक्कर रोटी खिलाई थी। वाह। और गर्म दूध पिला के इताई मार के सोए थे बात करके। वो शाम को जल्दी सो जाते, सुबह 5-6 बजे। आपके गुरु वही थे कॉमरेड शौपत? मेरे आदर्श। अच्छा, कॉमरेड शौपत सिंह हेतराम बेनीवाल हमारे आदर्श। कब आए आप शौपत सिंह जी के? शौपत जी की SFI में आने के बाद शौपत जी को नज़दीक से देखा। 2002 के उसमें बाखड़ा के आंदोलन में कॉमरेड हेतराम बेनीवाल और शौपत सिंह की जुगलबंदी ने जो मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ी, हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, हल्के फुल्के लोग जेलों में भी गए, लेकिन किसी की बांकुनी नहीं टूटी और लोगों की फसलें पैदा हुई। तो हमने आंदोलन देखा। लेकिन उस समय शौपत जी की एक मार्मिक बात थी। अच्छा। जो कहती थी, जो हमें आज तक खींच के लाई है, मैं मेरी पीढ़ियों को बता के जाऊंगा, जो भी मुझे लीडर मानेगा मैं उसको कहूँगा, किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। वाह। यही थी शौपत सिंह की असली घुंटी, जिसको हमने पिया। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना कि शौपत सिंह जैसे इतने बड़े वामपंथी नेता राजस्थान में हुए हैं, नई जनरेशन जानती नहीं है उनके बारे में। लोगों को जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहचान की राजनीति आगे हो गई ना, आदर्श की राजनीति बची नहीं, पहचान की राजनीति। मुझे एक बड़ा कमाल का वाकया याद आया। शौपत सिंह जी के पिताजी भी राजनीति में थे, चौधरी हरिराम नाम था उनका। हरिराम चौधरी हरिराम नाम था, और वो कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते थे उस क्षेत्र में। जनता पार्टी से चुनाव बिल्कुल जीते थे। बिल्कुल। और कॉमरेड शौपत सिंह पहले निर्दलीय बने थे कि एक कांग्रेस, वो जो कैंडिडेट था कांग्रेस के खिलाफ जिसको तैयार किया था, वो बैक हो गए, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, फिर वो वामपंथी हो गया। अच्छा, 1962 के युद्ध का एक वाकया है कि जब 62 का युद्ध हिंदुस्तान हार गया तो कम्युनिस्ट जो लीडर थे उनको पूरे देश में क्रिटिसाइज किया गया और चाइना का एजेंट बताया गया। बहुत से वामपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है। देश का रक्षा कोष खाली हो गया। अब जो चौधरी हरिराम यानी कि कॉमरेड शौपत सिंह के पिता थे, 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हनुमानगढ़ बुलाते हैं, और चूंकि पूरे देशवासियों से ऐसा आह्वान किया गया था कि रक्षा कोष में पैसा देना है, देश गरीब है, तो वहाँ सोने चांदी से पंडित नेहरू को तोलते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं चौधरी हरिराम।
कॉमरेड सोपत सिंह उस वक्त उस पूरे प्रोग्राम में नहीं थे, शायद वो जेल में थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो नेहरू बड़ा इम्प्रेस होते हैं चौधरी हरिराम से, और सुखाड़िया जी वहाँ मौजूद थे। तो नेहरू पूछते हैं कि भाई यहाँ का विधायक कौन है। सुखाड़िया कहते हैं कि चौधरी साहब का बेटा है। तो नेहरू कहते हैं कि भाई सुखाड़िया जी आप क्या कर रहे हो, चौधरी जी के बेटे को मंत्री बनाओ। कि साहब वो आपकी सरकार के खिलाफ है और वो कांग्रेस के खिलाफ है और वो मंत्री नहीं बनेगा, और इस वजह से वो अभी जेल में है। कॉमरेड सोपत सिंह उस वक्त जेल में थे। 67 का एक और वाकया है कि उनके पिता को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। और पार्टी के लिए ऐसा जो डेडिकेशन अपनी आइडियोलॉजी के लिए, ये है कि एक बेटा अपने बाप को मना कर रहा है कि तुम चुनाव भले ही लड़ लो, लेकिन मैं वो मानूंगा जो मेरी पार्टी मुझे कहेगी। तो कितने कमाल के ये बातें हैं कॉमरेड सोपत सिंह के बारे में। वो कामरेड साहब के बारे में एक तो जानकारी आप दुरुस्त करो, जो सोना इकट्ठा करा, अच्छा वो कामरेड सोपत सिंह ने इकट्ठा करवाया। अच्छा वही लगे घर से 4.5 किलो सोना लेकर के। अच्छा, पूरी बात बताइए ना आप थोड़ा ढंग से। यही तो हरिराम जी हाँ। गंगानगर के तत्कालीन कलेक्टर की हाँ करके आए कि नेहरू जी को की गद्दी को तोलना है, देश के प्रधानमंत्री को रक्षा कोष के लिए सोना देना है। हाँ। तो उन्होंने कहा हूँ तोल देश। अच्छा। घर आए, वजन की पर्ची आ गई 72 किलो की। अच्छा। ताप चढ़ गई। नेहरू का वजन 72 किलो था। ताप चढ़ गई। अच्छा। तब सोपत सिंह ने पूछा फादर साहब क्या बात है, कि ये बात है। बोलियो वेरी सिंपल, अच्छा। घरवाड़ा निकालो, घरवाड़ा सोना निकालो, सारी औरतों के यहाँ से ओहो। सब निकालो। इलाके में निकले 1 कुंटल 4 किलो सोना इकट्ठा हुआ था। वाह। और सोपत सिंह खुद वहाँ उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। उस कार्यक्रम में सोपत सिंह नहीं थे, सारा सोना सोपत सिंह ने इकट्ठा करवाया, साथ लग करके इलाके के। वो तो बड़े चौधरी थे जी, सोपत सिंह, और जागीरदार लोग थे। वो निकल जाते थे तो फिर कायनात चल पड़ती थी। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने घर से दिया। सोपत सिंह वो आदमी है जिसके पास कई मुरबे जमीन थी, 4 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे, जमीन बेच करके गए दुनिया से, जिन्होंने राजनीति से कुछ नहीं कमाया। आज राजनीति अलग चीज है, आज राजनीति कमाई का जरिया है। आज किसी को साला ये यकीन ही नहीं होता कि तू ईमानदार हो सकता है क्या। खुद के संतोष की बात है। ठीक बात है। और बताइए कोई एक दो बात कॉमरेड सोपत सिंह के बारे में। कामरेड सोपत सिंह के बेटे की शादी थी। अच्छा। और सोपत सिंह जेल में थे। कब की बात है ये? राजेंद्र मक्का सर की शादी थी, जो उनका बेटा बाद में प्रमुख बना। अच्छा। उसकी शादी में सोपत जी गए नहीं, आंदोलन की जेल में थे। कौन सा आंदोलन किया था उसको? वो लोकल आंदोलन था, पुलिस पकड़ ले गई, बीकानेर ले गई, इस बात के लिए कि सरकार से माफी मांग लेगा सोपत सिंह कि बेटे की शादी है अब तो बीकानेर ले गए। सोपत जी बीकानेर जेल में रहे, माफी नहीं मांगी। बेटे की शादी में नहीं आ पाया। बेल मिल जाती है ना ये कोई नहीं, अच्छा। इससे ज्यादा बेइज्जती और करी गई। सोपत जी को हनुमानगढ़ के एक चिमन होटल में लाके बिठा दिया। सब बेटियां, बहुएं, रिश्तेदार सब वहां मिल के गए। सोपत जी ने कहा सारे मिल तो लिए, शादी में मिलना जुलना ही तो होता है, मिलजुल लिए ही, अब जाओ तुम राजेंद्र को ब्याह ले आओ, मैं बीकानेर चला जाता हूँ। जेल चले गए वापस। गजब की बात है। हेतराम बेनीवाल राजनीति के वो आदमी हैं, हेतराम बेनीवाल, जो उस समय एमए इंग्लिश थे। किसी कॉलेज में किसी जगह जाते, पढ़ाते, लग जाते, सेटल हो जाते। उनका बेटा आज भी अमेरिका में है, डॉक्टर। अच्छा। हेतराम बेनीवाल का वैसा लड़ाका हमारी पार्टी में न तो है आज के दिन, और नहीं और पैदा हो सकता। अमराराम जी बहुत बड़े लड़ाके हैं। अमराराम जी बहुत बड़े नाम हैं, अपने आप में एक संघर्ष है। इन कामरेड हेतराम बेनीवाल, सोपत सिंह जैसे कोई नहीं हो सकते। एक बात मुझे जो समझ आई वामपंथी नेताओं को राजस्थान में जो भी रहे हैं उनके बारे में, कि शुरुआत के जो वामपंथी नेता थे, चाहे आप सोपत सिंह हुए या फिर हेतराम बेनीवाल, योगेंद्र नाथ हांडा, ये सारे लोग कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते थे। उसमें की परिस्थिति ऐसी थी देश की। अब आप जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ समन्वय की राजनीति करते हैं, चाहे आज परिस्थिति अलग है, चाहे बलवान पूनिया हो, ये चेंज नहीं आया। आज के दिन परिस्थिति ऐसी है, दुश्मन वही थोड़ी रहता है। अब कौन है दुश्मन आपका? अब दुश्मन है इस देश में सबसे बड़ा धार्मिक उन्माद।
जातिवाद, सबसे बड़ा दुश्मन है सांप्रदायिकता, सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिकन साम्राज्यवाद, और उस सब का पोषक मोदी सरकार। कांग्रेस नहीं करती जातिवाद? मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं, इस मोदी सरकार के सामने किसी का कुछ नहीं। कांग्रेस नहीं करती जातिवाद, कांग्रेस ही कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं करती। आप याद करिए 2004 से लेकर के 8 तक हमारा यूपीए फर्स्ट का पहला समर्थन था। यूपीए फर्स्ट में समर्थन था सीपीएम का। न्यूक्लियर डील पर हमारी बात बिगड़ी, हाँ, हमने समर्थन वापस लिया। सपा ने समर्थन दिया, सरकार बच गई। उस सरकार में आपको आरटीई, आपको आरटीआई, आपको वन अधिकार कानून, आपको भूमि अधिग्रहण कानून, आपको उसके बाद मिला सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा। ये ऐसे 5-7 कानून ऐसे आए जिसमें सब पर दिख रहा था कि आपके समर्थक कौन है, कॉमरेड हैं, तो उनके पक्ष की, जनता के पक्ष की नीतियां कांग्रेस लेके आई, और किसी के दामन पर दाग नहीं लगा। उस कार्यकाल में दोबारा सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनी, यूपीए 2, लोगों के दामन पर दाग लगे। लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप ये हर कहना कोई चाह रहे हैं कि आप शामिल नहीं थे उस नहीं, सरकार सुनो, जो महत्वपूर्ण बात है रिपीट करना चाहता हूँ। आप ये कहोगे कि तुम कांग्रेस की पक्ष कर रहे हो, मैं बात की बात कह रहा हूँ। सोनिया मैडम यूपीए 2 की भी अध्यक्ष थी। एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा और मुकदमे दर्ज हुए। आज वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में। कौन कौन है, जैसे नाम बताओ? आप तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र चलिए, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। आप चलिए ए राजा, आप इनके सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में। कौन लेके आया? बीजेपी में कौन लेके आया? सारे के सारे बहुत दूर मत जाइए आप तो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देख लीजिए ना, जल जीवन मिशन घोटाला, एक मंत्री जो हैं वो जेल में मैं जाऊंगा तो दूर तक जाऊंगा, मेरा वाइड सोच है। लेकिन आपने जब सवाल ये करा कि तुम प्रो कांग्रेसी या कांग्रेस के नजदीक लगते हो और समन्वय की राजनीति करते हो ना कांग्रेस के साथ, एक परिस्थिति वो थी जब सोफत सिंह का जमाना था, उस समय पूरे देश में कांग्रेस राज में थी और विरोध कहीं होता था तो कांग्रेस का होता था। कहने मतलब जो राज में रहेगा उसका विरोध राज में रहेगा। बीजेपी राज में है, कमियां तो वही पैदा करेगा ना जो राज में है। वो कांग्रेस में कमियां नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो कांग्रेस का विरोध करा ना दम के जब कमियां थी। आज कांग्रेस कहीं सीन में नहीं है भाई, यहां सीन में थी, राजस्थान में सीन में थी। तो एक बड़ा संकट ये आया कि साहब सरकार, बीजेपी सरकार जगह जगह गिरा रही थी, मैंने साथ दिया, चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार में, जल जीवन मिशन में पकड़े गए महेश जोशी, जो गलत करेगा पकड़ा गया, और बढ़िया बात है, पकड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजस्थान में ही हुआ है क्या जल जीवन मिशन में घोटाला? चलो मेरे साथ हरियाणा में, जांच कौन करेगा? मैं हरियाणा के पास लगता हूँ, पाइप ही नहीं डाली। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी के बेस पे आप जिस तरह से क्रिटिसाइज करें, भ्रष्टाचार तो सारी सरकारों में होते हैं। अभी मान लीजिए अगर सीपीआईएम की सरकार बन जाए, क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि करप्शन नहीं होगा? सारे लोग एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। आप एक बात बताओ, आज देश भर में छापे पड़े हैं। ये जिस दिन महेश जोशी को पकड़ा है, तो महेश जोशी मंत्री नहीं था ना? थे ना, पकड़ा उस दिन मंत्री थोड़ी थे, उस दिन नहीं थे। यानी पूर्व मंत्री पर कार्रवाई हो सकती है। बंगाल में 35 साल राज रहा है, ले आओ ना उठा के किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में। आज भी कलकत्ता में, उसमें केरल में राज है, उठा के ले आओ ना किसी को, किसी पर ले आओ। आपने तो केरल के मुख्यमंत्री को सेंटर ने कोशिश करी कि सोने की स्मगलिंग में फंसा दें, सोने की साड़ी तिल्ली भी नहीं मिली। स्मगलिंग तो दूर की बात है। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा चरित्र है ना, इसके आदमी का तुम बाड़ बांका नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, कम्युनिस्टों के आचरण में कुछ तो, आपका जो एक प्रश्न था कि साहब
आज दुनिया में, देश में, प्रदेश में आप दिख नहीं रहे हो, सबसे बड़ी वजह यही तो है ना। हमारे पास इतना अनाप शनाप पैसा नहीं है कि हम उसकी चमक दमक से लोगों की आंखें चूंध दिया दें, उसकी चमक धमक से आंखें चूंध दिया दें और चूंधिया करके राज सत्ता भी हासिल कर लें और फिर उसकी सत्ता की मलाई लोगों की थोड़ी थोड़ी चाट लें, थोड़ी थोड़ी चटा दें। सरकार गिराने से याद आया, एक ऑडियो वायरल हुआ था, तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ था भंवरलाल शर्मा का जी, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये विधायक आ गया, ये विधायक आएगा, कॉमरेड बलवान भी आएगा। आप संपर्क में थे क्या सरकार? बात नहीं, क्या कहा उसने, मैंने हाथों हाथ उसका काउंटर करा था उसी दिन। नहीं, आप संपर्क में थे क्या? ना, सवाल ये है कि सरकार गिराने वाले लोगों के आप संपर्क में? नो, उसने कहा बलवान भी आ जाएगा। तब मैंने हाथों हाथ एमएलए क्वार्टर गांधी नगर में मैंने हाथों हाथ प्रेस बुला करके ये बात कही, दादा गलतफहमी मत पाड़, बलवान पुनिया को खरीदने वाली कोई टकसाल नहीं बनी जो ऐसा सिक्का बना देगी। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, सरकार बचाने के लिए गहलोत साहब अपने विधायकों को, अपने लोगों को, सबको फेयरमाउंट में रखे। मैं फेयरमाउंट में गया, एक दिन भाषण दे के आया था मैं फेयरमाउंट में, मैं गया नहीं फेयरमाउंट और रहा नहीं। आपको कहा था क्या जाने के लिए? कहा था, मैं गया नहीं। मैंने कहा अभी चुनी हुई सरकार नहीं गिरना चाहिए, आई एम विद यू, मैं होटल नहीं जाऊँगा। मैंने जैसलमेर गया नहीं, मैं फेयरमाउंट गया नहीं। पर आपका इंटरेस्ट क्या था सरकार में? अगर कोई गिरा रहा है, उठा रहा है, आप तो अलग अपनी पार्टी के विधायक थे ना। पार्टी की भूमिका नहीं होती? अगर चुनी हुई सरकार गिर जाती, मध्य प्रदेश की तरह दूसरी सरकार बन जाती, हमें क्या मिलता? समय खराब होने के अलावा क्या मिलता? दूसरी बात, जो गहलोत साहब की पॉलिसियां थी उस सरकार में, वो पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल थी। हमने दुनिया भर के काम कराए विकास के क्षेत्र में, चाहे कॉलेज बनाए हों, सड़क बनाई हों, हॉस्पिटल बनाए हों, चाहे खाड़े नाले बनवाए हों। दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी ना, सरकार चेंज होके, क्या मिला? सरकार गिराने वाले लोगों ने आपसे संपर्क किया? खूब करा, किसका फोन? कोशिश करी ना। ये बताने का क्या मतलब है? आज पुरानी बात अभी तो बात पुरानी हो गई ना, तो नहीं, बात पुरानी हुई, क्या मतलब है बताने से? आया फोन तो मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी आवा जी, जीत के आया, मैं तो कोई पैसे का ऑफर था? मैं ना पैसा पास जाऊँ पर को नहीं है, मैं तो कोई मंत्री बना हुआ, मैं तो गरीब आदमी पहली बारी जीत गया, पहली बारी जीत गया भाई जी। मैं राजस्थान में भूगोल ही कौन जाना, मंत्री क्या बना? तो मंत्री बनने में अर्ज गया हर विधायक ना जी, भूगोल ही कौन जाना राजस्थान को। अजी मैं धौलपुर को गएडो, झालावाड़ को गएडो, अजय मैं राजस्थान का जैसलमेर शहर में को बड़ेडो नहीं, अजय मैं भरतपुर को गएडो नहीं। मंत्री बनने की कैपेबिलिटी इतनी तो है, आदमी सारा राजस्थान घूम। अगर पूरे राजस्थान में आप नहीं जाओगे तो आपकी आइडियोलॉजी कैसे पहुंचेगी? आप बताइए। अब वामपंथी नेताओं के साथ में सर ये भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना कि आपने एक क्षेत्र विशेष को अपनी एक्सरसाइज का एक ग्राउंड, ये उससे बाहर आप लोग निकलते नहीं है। जयपुर में आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पूरा मेवाड़, हाडोती, वहां ना आपके नेता है ना आपके कार्यकर्ता हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये बात आपने सही पकड़ी है। हम नहीं जा पाते, एक लिमिट है यार, एक लिमिट है। बादरा से जयपुर आता है ना आदमी, 8,000 का तेल जलता है। अब सारे रास्ते में रोडवेज से आ जाया करो ना, अमराराम जी तो रोडवेज से चलते हैं। रोडवेज से आगे तुम्हारे परसों फिर जाना है वापिस, तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम हाथों हाथ नहीं भगोगे, वापस नहीं जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। तुम 2-3 जिलों में किसान सभा के प्रभारी हो। एमएलए को ट्रेवल अलायंस तो मिलता है ना सर? एमएलए को मिलता है, एक्स एमएलए को थोड़ी मिलता है। एमएलए थे, आप एमएलए थे तब भी नहीं गया ना मैं, और मंत्री बनते तब तो आपको ज्यादा अलायंस मिलता ना मैं गया सर। अच्छा, मैं गया, मैं जहाँ भी करौली में कोई कांड हुआ मैं गया, मैं अलवर में वो कांड हुआ छोरों के साथ फैक्ट्री निमराना में, डाइकिन में, मैं वहाँ गया। मैं उसके बाद वो जो थप्पड़ कांड हुआ था, वो मटकी कांड हुआ था जालोर, मैं वहाँ गया। मैं जोधपुर में जहाँ भी कोई बात हुई मैं गया। बाड़मेर में रिफाइनरी चेक करके आनी थी, देख के आनी थी। अभी तो आप कह रहे थे कि आपने ये सारी जगह देखी नहीं, करौली नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं करौली नहीं कहा, मैंने कहा भरतपुर नहीं गया, धौलपुर नहीं गया, झालावाड़ नहीं पहुंचा हूँ अभी तक। और मैंने दूसरा आपको गिनाया जैसलमेर शहर। झालावाड़ तो जाना चाहिए था अभी आपको, बच्चे स्कूल में छत गिर गई, आप नहीं पहुंचोगे तो कौन पहुंचेगा? वो हमारी पार्टी का डेलीगेशन चला गया था तो मैं नहीं जा पाया। डेलीगेशन में हमारा पार्टी तय करती है, हमारे फलाने आदमी वहाँ जाएंगे। पैसे वैसे की कमी है आपके साथ, दिक्कत ये है? दिक्कत तो दूसरी बात, दूसरे छोर से थे, उधर जाने के लिए दिक्कतें होती हैं सर।
अमरा राम जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि वो जो सांसद के तौर पर उनको जो सैलरी मिलती है वो पार्टी फंड में जमा करा देते हैं। ये कोई ऐसा नियम है क्या आपकी पार्टी? हाँ, पार्टी का संविधान है, अच्छा। वो सांसदों पर तो सख्ताई से लागू है। हाँ। विधायकों पर जैसे जिस स्टेट में गवर्नमेंट है वहाँ लागू है, जहाँ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ लागू नहीं है। आपको हमारी तो सिर्फ ले भी थी, पूरी तनख्वाह जमा होने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं है तो बहुत सारा काम विधायकों को खुद को करना पड़ेगा। गहलोत जी के साथ तो थे ना आप सरकार में, एक अलग गहलोत साहब के साथ हम और बार भीतर खाने तो बात ये भी चल रही थी कि आपका तो एक बहुत अच्छा समझौता है, बलवान जी और गहलोत जी के साथ परदेसी परदेसी गाते हैं, आपके काम हो रहे हैं, सरकार में चल रही है। काम हुए ना, मैं तो ईब एमएलए होता ना, अब भजनलाल जी भी करते मेरे तो काम, मैं रोड़े भी मचाता मेरे काम भी करते। गहलोत जी की सरकार में रोड़े कहाँ किए आपने? खूब करे क्यों नहीं। मैंने बीडी कला को ये काम हो, गहलोत साहब ने जो 1,500 रुपए दिए थे कोरोना में, तुमने बिजली का बिल बढ़ा करके वापस खोस लिए, पैसे दो वापस, अब खुलवा दो किसी से आप। मैंने कहा रिकॉर्ड पर है बात। मैंने कहा फसल बीमा में तुमने प्रीमियम क्यों नहीं दिया, और गुलाब चंद कटारिया खड़े होकर के बोलने लगे फसल बीमा पर। मैंने कहा तुम क्या गए नहीं जानते बीमा का, क्यों सुन रहे हो? नेता प्रतिपक्ष हो, इसका मतलब आसमान में उठा लोगे विधानसभा, बीमा का कुछ नहीं जानते, तुम्हारी सरकार बीमा कंपनी की दलाली कर रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री चल करके मेरी कुर्सी के पास आए धन्यवाद करने के लिए कि अकेले ने बजा दिया, सारी बीजेपी वॉकआउट करके चली गई। मैंने करा झगड़ा, मैंने कहा लालचंद कटारिया को क्यों नहीं दे रहे आप प्रीमियम, और क्या कहना होता है। मैंने कहा एक गांव में 100 थानेदार कैसे लगे भाई, एक जिक्र था, वो तथ्य बता रहे, रिकॉर्ड में सही नहीं है बात। हाँ। लेकिन मैंने कही नहीं, सवाल कहने की मैंने फैक्ट चेक तो किया नहीं आपने। अब लोग कह रहे हैं कि बलवान जी ने तो झूठ बोल दिया विधानसभा में। अरे झूठ बोल दिया, जो पत्रकारों से, जो अखबारों से, जो लोगों ने मुझे बताया, जो पहले लिस्ट आई उसमें 90-100 नाम थे, छाछोर के थे, आए हमने बोल दिया। लेकिन आप कह रहे हो इस बात की, तो वो एक अलग बात है, वो सही था, मेरिट पर था बात या नहीं थी अलग बात है। लेकिन ये तो है ना कि जाति विधानसभा, यानी विधानसभा बाइंड अप हो रही थी, यानी कि आपका उस समय जब आप बोल रहे थे तो ये जुलाई अगस्त की बात है, लास्ट विधानसभा थी, और मैं सरकार को ये कह रहा हूं आंख में आंख डाल करके, कैसे लग गए, जांच करवाओ। और एसआईटी उसी दिन गठित हुई थी, मेरे को तो ओढ़मा दिया भी, तो आप बता रहे हो ना, एक लड़के ने फोन करके मेरे को ओढ़मा दिया। तुमने लोग लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया, तुमने गलत बोल दिया। मैं को बोल दिया होगा यार, उसमें लोगों ने पेश करे कागज, मैंने देखा, लगा गलत बोल दिया होगा यार, कोई क्या बड़ी बात। मैं कब कह रहा हूं, मैंने कहा वो 100% सही है, मैंने तो कभी डींग नहीं आंकी, लेकिन मैंने बोला सरकार के खिलाफ बोलने की जो बात करे हो, ऐसे तो कोई बीजेपी का आदमी भी नहीं बोला जैसे मैं बोला। पक्ष में भी तो बोलते थे सरकार के, हाँ, गहलोत जी को तो डिफेंड भी करते थे। मैं आज भी बोलता हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ऐसी कोई योजना ही नहीं जिसने गरीब को बचाया, आज रोते फिर रहे हैं। पर आपके मैं पक्ष में बोला ना इस बात के लिए, मेरे स्कूल खुले सर, कॉलेज खुले सर क्या बात करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या कंसेप्ट है यार। गरीब का बच्चा गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, इट में बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट फाउंड इट सो लेडी नो पॉइंट पढ़ रहा है यार, क्या कंसेप्ट है यार। ये बीजेपी तो बंद कर रही है उसको। अरे वो पीली वाली बस में गरीब का बच्चा तो सपना ही था उसका कि तेरा छोरा छोरी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। 350 बच्चे हैं मेरे गांव के मुंसरी के स्कूल में, 350 बच्चे के करीब है डुंगराना के स्कूल में। आज मेरे गांव में 150 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसमें ये मुख्य इसकी मंत्री की ये गुड़ की और की स्कूल कब बंद हो जाएंगे। 250 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। गांधी बड़ी गांव है जहाँ मौजूदा एमएलए, उसके गांव में उसने विरोध करा कि इंग्लिश मीडियम नहीं खुलना चाहिए, उसमें सीट वैकेंट नहीं है। मैं इस बात के लिए बढ़ाई नहीं करूं, मैं ओपीएस के लिए बढ़ाई नहीं करूं। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो रही थी और गहलोत साहब ने मेरे कहने से ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आए। मैंने रखी राजस्थान की विधानसभा में बात, मेरे कहने से मैंने रखी राजस्थान की विधानसभा में बात। वी वांट ओपीएस। इतनी बात मानते क्यों थे गहलोत साहब? यार ये तो उनसे पूछिए, बलवानपुरिया की बात आप कैसे मानते हैं? आप पहली बार के विधायक थे ना, कोई ज़्यादा सीनियर नेता भी नहीं थे हाउस में। आपका दावा ये है कि आपकी हर बात मान लेते, ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी वजह से हुई। हमारी माननी, और एक तो कहना नहीं चाहिए, एक तो किसी एमएलए ने आकर के कहा कि साहब आपने जल्दी मान ली, तो सीएम साहब बोले इसको बता जल्दी है कि लेट है।
तो हम जिला क्यों नहीं मांगा गहलोत साहब से? सब जिला बनाने के लिए जगह ही नहीं थी। बादरा मांगता, मैं जिला मांगता। तो इसके आप वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं इस बात पे आपके, नकली बात कर रहे हैं वो, कि आपने नौहर या बादरा में से किसी को जिला नकली बात कर रहे हैं वो। न नौर में जगह थी, न बादरा में। गहलोत साहब जब गए थे बादरा तो मेरे गांव गए थे ना, तो उन्होंने कहा था ना कि बलवान जी ने जिला मांगा ही नहीं। तो मैं जगह ही नहीं थी भाई, कहाँ बनाते जिला? किसकी जमीन खोस लेते, किसके जूते मारते भाई? लोग तो नाराज हो रहे हैं ना आपके किसके? क्या क्या बात कर रहे हो यार? वो लोग थे जो कहते थे जिला मांग करने की। अब उप तहसील बंद हो गई, बिरानी की उप तहसील बजट घोषणा हुई थी, वो परसों प्रश्न का उत्तर आया कि उप तहसील नहीं बनेगी। वो जो जिला मांग रहे थे उनका डोर ही नहीं उप तहसील बंद करने की आलोचना कर दें। वो तो थे ही एंटी लोग ना, बीजेपी के लोग थे। वो तो नाचू कुकर आंगण बांको बलवान पुनियम कम्मी के करना कर जिलो कौन बनवाए यार? पहले बार एमएलए बना, 1.5 साल उसका कोरोना में निकल गया। उसने 450 किलोमीटर सड़क बनाई है, उसने 51 स्कूल कर्मोन्नत करे, उसने 200 करोड़ सिंचाई के लिए पानी के लिए बजट लेकर के आया है, खाड़े नालों के लिए। उसने दुनिया भर के काम करे हैं, और तुम कमी ढूंढ रहे हो। बोले साहब जिला नहीं बनवाया, जगह ही नहीं जिले के लिए। 200 बीघा जमीन चाहिए जिला बनाने के लिए, कहाँ है? बादरा में नहीं है, नौर में भी नहीं है। नौर में एग्रीकल्चर कॉलेज, मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा गांव में बनाया, जिला नहीं, जगह नहीं थी, गांव में बनाया। फिर गांव के लोग पहले दिमाग में थी, गांव के लोगों को पहले मैंने कहा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ला के दूंगा। लोग बोले ऐसे होता है क्या? मैंने कहा कॉलेज ला दूं तो बोले रहने दो, मैंने ला दिया। पहले कहा मैंने 1 साल पहले कोई स्कूल के कार्यक्रम में गया था, मैं कहा आपको यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ला के दूंगा। तो ये काम तो पीढ़ियों याद रहेंगे ना। मैंने उप जिला अस्पताल मंजूर कराया। मौजूदा एमएलए अपने भूमाफिया मित्रों को राज्य करने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। भूमाफिया मित्र आपके? मौजूदा एमएलए उसके भूमाफिया मित्रों को राज्य वो करना चाहता है। मैंने तो शहर के बीच में बनाया ना। मेरे भूमाफिया मित्र होते तो मैं शिला बाहर लगा देता पहले ही। मैंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये सारी की सारी योजनाएं हर सरकार में है। कोई कम, कोई बेसी, कोई ज़्यादा लागू करता है। इन सब का फायदा गरीब को जब मिलेगा, जब उसकी पहुंच सरकारी हॉस्पिटल तक होगी। उसकी पहुंच सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं है तो वो कैसे फ़ायदा ले पाएगा? तो इसलिए मैंने बाहर नहीं लेके गया हॉस्पिटल, मैंने शहर के बीच में। अच्छा, गहलोत साहब की तो आप इतनी तारीफ करते हैं। सचिन पायलट भी तो पिछली सरकार में हिस्सेदार थे, पिछली सरकार का ही हिस्सा थे। उनकी आपने कभी इस तरह की तारीफ नहीं की? वो थोड़े दिन मंत्री रहे, फिर वो मंत्री रहे नहीं। मैं तारीफ किस बात? विधायक तो थे ना। तो विधायक तो की अलग परिस्थिति, विधायक और मैं ही था। विधायक की अलग परिस्थिति है। आपने तो 1.5 साल के उनके कार्यकाल की भी तारीफ नहीं की आपने। तो मौका ही नहीं है ना कभी आपको पॉजिटिव बोलते देखा नहीं सचिन पायलट के लिए। कोई मौका ही नहीं है ना। आज मौका है तो आज बोल दीजिए हमारे। सचिन पायलट अच्छा नौजवान है, सुंदर है और खूब भागा फिरता है। और क्या तारीफ करवानी है बताओ? नहीं, उनका जो 1.5 साल। अब वो तो कांग्रेस जाने यार, वो तो मेरिट ने कांग्रेस में तय। अच्छा, गहलोत साहब की तारीफ करनी है तब तो बलवान। मैं गहलोत साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं गहलोत साहब के कामों की तारीफ करनी है तो उनकी पार्टी। मैं गहलोत साहब के कामों की तारीफ कर रहा हूँ। सचिन पायलट कर रहा हूँ ना, कितना सुंदर नौजवान है, कितना अच्छा है। नौजवानों में जाता है तो नौजवान बूम आ जाता है। इसके अलावा मैं क्या गिनाऊं बताओ? वो तो बेचारे मंत्री तो थोड़े दिन रहे, तो उनके विभाग की अगर मैं बात करूं तो बेचारे पहले बजट में वो उन्होंने जो हमने उनसे मांगा उन्होंने दे दिया। जब तक तो ये गहलोत साहब की, सचिन पायलट साहब की कोई लड़ाई ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने तो बेचारों ने हमारा तो मान सम्मान रखा। बढ़ाई करने वाली बात तो तब आई वो सीएम बन जाए, उनकी कोई पॉलिसी हो तब। अब गहलोत साहब की तो इसलिए करते हैं, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, ओपीएस है, ऐसी योजना है, सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये ऐसी योजना है जिसकी वजह से गहलोत साहब की तारीफ करनी पड़ती है। मेरे को क्यों? उनका दुर्विरोधी होगा, दुर्विरोधी। मेरिट पर बात करें उसको करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात, आप थोड़ा सा एकदम न्यूट्रल रहना है अभी 1 मिनट। मैं अभी तक न्यूट्रल था। अभी आपको आप शक मत करो। 1 मिनट का टाइम है और आपको अब अगले 1 मिनट भजनलाल सरकार की तारीफ करनी है। मान लो कि बलवान पूनिया नहीं बोल रहा है, बस आपको तारीफ करनी है। देखो आप क्या तारीफ करते हैं। डीजी बड़ी आदमी को बनाया है, डीजीपी पुलिस राजीव शर्मा, ईमानदार आदमी। बताओ एक बार, देखो उनके बारे में कैसे बता दिया बस इतनी। कैसे कह सकते हैं? आपने क्या देखा उनके अंदर? उनके आने के बाद पुलिस में सुनवाई होने लगी है लोगों की। थोड़ी बहुत लोगों को ये उम्मीद जची है कि पुलिस कोई सुन सकती है। पीएचक्यू वापस लोग जाने शुरू हो गए।
बाकी भजनलाल की मैं कहाँ बड़ाई करूं, किस मुद्दे पर करूं? आप बता दो कि चलो छोड़ो, तुम इस मुद्दे पर कर दो। ईआरसीपी पे बताइए कुछ। ईआरसीपी लेके आए हैं वो, यमुना जल समझौता है, शेखावाटी में पानी आएगा। ईआरसीपी में बीजेपी वो पाप कर रही है जो पाप उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईआरसीपी के लिए बार बार जब मैं सदन में था तो यही मांग दोहराई जाती थी कि देखो ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल करो। आप दिमाग लगाइए, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल होगा तो उसका शिलान्यास लोकार्पण कौन करेगा? पीएम। किसके थे पीएम? बीजेपी के। बीजेपी के। क्यों नहीं दिए पैसे? क्यों नहीं दिए? मैं काम भजनलाल को श्रेय दे दूं? बीजेपी ने जो मेरे देखते देखते ईआरसीपी 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 राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, अरे मांग कर रही है सारी कांग्रेस कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करिए आप। इसका मतलब पीएम को बुलाना है उन्होंने। वो अगर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर देते और हजारों करोड़ रुपए दे देते तो काम और तेजी से होता, और तो पीएम नहीं करना था शिलान्यास, क्यों नहीं करा? और आज आप कह रहे हो कि साहब मैं धन्यवाद कर दूं, तो फिर मैं ईआरसीपी में प्रोग्रेस 5-4 साल के बाद अपने देखेंगे, धरातल पर लागू हो जाएगी। आज आप दोबारा बुलाना मेरे को, धरातल पर लागू हो जाए उस दिन धन्यवाद कर देंगे अपने। कहाँ दिक्कत? अच्छा ये बताओ, बीजेपी में कौन सा नेता है जिसकी आप तारीफ कर सकते हो? एक नेता का नाम बता दो कि ये आदमी बढ़िया है, या फिर पूरी बीजेपी खराब है आपकी नज़र में? नहीं, मैं आदमियों पर बात ही नहीं करूंगा बीजेपी में। बीजेपी की विचारधारा के मैं खिलाफ हूं, और नेता बीजेपी में ऐसे ऐसे ईमानदार आदमी भी हैं जो छोड़ दो आप बात। बताओ जैसे एक दो के नाम बताओ। 3-3, 4-4, 5-5 बार बेचारे जीत के आए तो उनकी कुछ तो काबिलियत है ही। जैसे एक दो लोगों के नाम। मेरा तो एक मित्र है भाई, बहुत भला आदमी है, अमीर सिंह बायल है। अच्छा, उनसे दोस्ती कैसे हुई? यार बहुत भला आदमी, वो मेरी तरह पीड़ित है बेचारे, गाड़ी में तेल नहीं है उसके। नहीं ऐसे थोड़ी होता है वो तो। ऐसी इसकी ऐसी। मेरे पास आए अमीर सिंह, बोले ले कामरेड दस्तखत कर, हाँ तनख्वाह बढ़ाने के। हाँ। मैंने बिठाया उनको पास में। मैंने कहा दर्द तो अमीर भाई तुम्हारे से ज्यादा है मेरे को भी। एमएलए की तनख्वाह तो 5 लाख हो आज के युग में तब पार पड़े। अच्छा। लेकिन भाई मेरी पार्टी की ये विचारधारा नहीं है कि मैं तनख्वाह बढ़ाने की मांग करूं, तो मैं दस्तखत तो नहीं करूंगा। अच्छा। तो वो बेचारे मेरे पास बैठ के बोले कामरेड कहीं करा यार, पार का नहीं पड़ा। वो बड़े बड़े यार बेचारे सीधे साधे आदमी, अभी मंत्री और नहीं बना यार उनको। मेरा बड़ा भारी दुख है यार। भजनलाल जी से तो कुछ तो नाराज मैं अमीर सिंह के लिए हूँ यार। सीधे आदमी तो हैं अमीर सिंह बायल, सज्जन। बता दिया यार, अब मैं बता और कितनी बढ़ाई करूँ बताओ? तो आप उनको बता दो ना, तीसरी बार के एमएलए पैसे वैसे कमा लेने चाहिए, क्या है? नहीं मैंने नहीं कमाए तो मैं कैसे बता दूं उनको पैसे कमाने की, कैसे कह दूं? मैं तो ये कह सकता हूँ सरकार को विधायकों के तेल के पैसे और बढ़ा देने चाहिए, ताकि इतना महंगा तेल है यार। ये 45,000 रुपये क्या होता है? कान के लगते हैं क्या 45,000? 3 जयपुर के गेड़े लगे 45,000 खत्म हो जाते हैं। मीर सिंह जी से कब हुई आपकी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती कब? मैं वो बेचारे पूरे 5 साल ही हम तो बड़े मान सम्मान के साथ, अच्छा। बड़े मान सम्मान के साथ हमारी दोस्ती थी। और ये एक दोनों बातों में हमारा कुछ साझापन था। फिर हम फिर के दस्तखत करा के लाए। सीएम साहब को देख के ये पकड़ो कोई तेल के पैसे बढ़ाओ। बात विचार हुआ फिर? बढ़े ना पैसे, पैसे बढ़ गए। 1,22,000 थे पहले, फिर 1,42,000 हो गए थे ना, 20,000 रुपये बढ़े थे, तनख्वाह बढ़ी थी 20। और कौन है आपका खास जिगरी यार, कौन है बीजेपी में? राठौड़ साहब है। राजेंद्र राठौड़। क्या देखा उनके व्यक्तित्व में आपने? बड़ा आदमी है जी, फंस जाए कठई बीजेपी वाला जी माँ भी ने फंसा दे, मुख्यमंत्री दोबारा बनावे को। आप चाहते थे राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री बने? हाँ मैं तो बोली बार कहो बान, मैं तो बान कहतो थारम दमी को नहीं राठौड़ साहब, मैंने कहता किया मैं तो दूसरा आ गया तो विधानसभा मेरे जी माँ बटे बैठूंगा, और थे 6-7 बारी आ गया जो को थाने मुख्यमंत्री को बनावे। इब के फिर वह हार गया बेचारा, मैं ही हार गया और भाई हार गया। आपने कहा था ना कि राजेंद्र राठौड़ तो मेरे साडू हैं, साथ साथ चुनाव आ रहे हैं। हाँ साडू हो गया मैं फिर चुनाव हारने के बाद में। अच्छा, आप तो फिर राहुल कसबा के साथ चले गए थे ना लोकसभा चुनाव में? नहीं, मैं तो खुद मांग रहा था ना टिकट।
हाँ, इंडिया गठबंधन से वो सीट चूरू में मांग रहा था, इसीलिए राहुल जी की टिकट कटी, जब राहुल वो कस्बा- कांग्रेस में आ गए और आपने तुरंत हमला कर दिया राहुल कस्बा पे, 11 सवाल पूछ लिए कि राहुल कस्बा पहले ये जवाब दें, आप अग्निवीर के पक्ष में क्यों नहीं थे? जब किसान आंदोलन चल रहा था तब आप कहाँ थे? उस टाइम आपका इंटेंशन ये था कि राहुल कस्बा कहीं कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाए, कांग्रेस में शामिल होंगे तो टिकट मिलेगा, उससे बढ़िया है कि अपन पहले गोटी सेट कर लें, गठबंधन हो जाए, गठबंधन की सीट से बलवान पुनिया विधानसभा चुनाव तो आ नहीं ही इतना गए। दिमाग हम नहीं लगाया जितना आप बता रहे हो। नहीं, दिमाग तो इतना ही लगाया था। ना ना ना, हम तो पहले ही विधानसभा हारते ही मेरे धन्यवाद भाषण सुनो आप गाँव में, हाँ। मैंने कहा लोकसभा लड़ूंगा अगर गठबंधन से मुझे टिकट मिली तो। मेरी तय थी, राहुल जी की कट गई उधर से बीजेपी से, तो वो फिर कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस ने राहुल जी को दे दी, तो बस कामरेड अमरा राम जी को सिक्कर मिल गई, तो फिर राहुल जी के साथ ही रहना था। हम तो जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। गहलोत साहब ने मदद नहीं की उस टाइम आपकी? कब? गठबंधन लोकसभा चुनाव के टाइम पे कांग्रेस के नेता नहीं, हैं ना। परिस्थिति ऐसी बन गई ना, गहलोत साहब ने मदद करनी थी, सारी बात है। परिस्थिति ऐसी बन गई ना, देखो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की आप बात करोगे तो गहलोत साहब अकेले क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में भाग रहे थे। अब दो आदमी ऐसे थे जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस ने तो उनको घुसाना था ना। तो चूरू से ये घुसे, हिसार से विजेंद्र जी घुसे, तो चूरू से ये घुसे राहुल जी, तो इसी बात पर घुसे भी आप टिकट दोगे। हाँ। तो कांग्रेस ने हाँ भर ली। फिर गहलोत साहब के हमारे कहाँ पग लगने थे, तो बात दिल्ली में हो गई ना, नेशनल पॉलिटिक्स का इशू हो गया। कहाँ बात हुई? तो कामरेड हमरा राम बुढ़ापे में वो बन गए यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कितनी, आपने देखा होगा मैं कितनी मेहनत करी, मैंने बिल्ली की आंख में ही खोल के गया था सिक्कर में, और उसके बाद चूरू में कितनी मेहनत करी हमने, तो राहुल जी भी जीत गए। बीजेपी में एक और आपके जैसे आंदोलनकारी नेता हैं, वो तो आपके दोस्त होंगे किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी जी अब बीजेपी में, तो बस सदा ही बीजेपी में गोरे नहीं आ गई, कोई गारंटी को नहीं भाई बीजेपी में रहे। कारण बताओ ना। क्रांतिकारी आदमी है, मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूँ, एक जगह जी लगेगी। ये बात तो है, परेशान तो हैं वो बीजेपी में, लगता है आपको? बे बीजेपी वो मेटेरियल को नहीं साहब किरोड़ी जी, मैं तो लड़ाई खोर आदमी मिलती रही जीमा बड़े लड़िया में लोग सके लोग पक्ष में। मेरे याद आ किरोड़ी जी ये भर्ती को मामलो, हाँ। 500 छोरा लिया बैठे आवा, छोरा मैंने बुला लियो। हाँ। मैं चलिए गया, मैंने बोले कि हाँ ले जा, तो आगे भर्ती आगे पीछे करवा के ले यार छोरा कह जी। अच्छा। किरोड़ी जी लेके मेरे को बोले ले जा छोरा, MLA साहब ले जाओ इनको, और ले जा करके CMR मिला मिलू के CMO मिला मिलू के इनकी भर्ती करवाओ यार आगे। 500 छोरों को लिए बैठे थे बुजुर्ग आदमी। हनुमान बेनीवाल भी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ लड़ रहे, बड़े अच्छे लड़ाकू हैं। मानते हैं आपको आंदोलनकारी नेता हैं? हाँ मानते, क्यों संघर्षशील नहीं, नेता हैं। क्यों नहीं मानते। ठीक बात है। एक बात आपने अभी तक नहीं बताई है, बाकी सारी बातें खोल दी हैं कि जब सरकार गिराने का आपके पास ऑफर आया तो कितने पैसे का ऑफर था? नहीं, आपने, मैं आप आरोप नहीं लगा रहा, नहीं राउंड फिगर बता दो भाई कितने पैसे दिए जा रहे हैं? नहीं, मेरे को किसी ने पैसे का ऑफर नहीं करा। मेरे को सब जानते थे बलवान पुनिया वामपंथी आदमी है, चुनी हुई सरकार नहीं गिरने देगा। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने दिया, आई एम विद यू, चुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे, लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये पहला बयान मेरा ही था। अगर कोई बीजेपी की सरकार गिराए तब बलवान पुनिया का स्टैंड क्या हो? यही स्टैंड रहेगा, चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, चाहे बीजेपी की हो या मैं को यही स्टैंड रहेगा, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो। ठीक है। 1956 में जब पहली वामपंथी सरकार बनी केरला में 58 में, उसको गिरानी केरल में गिराई गई उस सरकार को। हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या कामरेड A.K. गोपालन वर्सेस भारत सरकार के नाम से दुनिया भर के संविधान में आप पढ़ोगे, वो यही तो था ना। चुनी हुई सरकार को गिराने के खिलाफ CPM की बहुत लंबी लड़ाई है। मैं CPM चलो आपको आपके पहले चुनाव के बारे में बताओ जो आपने 2013 में लड़ा था। 13 में थोड़ी लड़ा था मैंने, पहला तो 8 में लड़ा था, 2008 में। हाँ, लड़ा, 14,500 वोट आए विधानसभा गांव में। हाँ गांव में मैं सभा करने जाता, लोग खूब सुनते, और लोग मेरे को कहते थे कि ये नेता बढ़िया है, सारा सामान अपना साथ ही लिए फिरता है। कितना खर्चा हुआ था उस चुनाव में आपका? उसमें तो कोई 10-12 लाख रुपए लगे थे। वो तो आपके पास तो 10-12 लाख कहाँ से आए फिर? आप तो नहीं आए, बहुत मुश्किल से। हमारे रिवाज है समाज में, एक ब्याह का खर्चा अगले ब्याह में उतरता है, तो यूँ एक चुनाव का कर्जा अगले चुनाव में उतरता है, और रिवाज अभी तक परंपरा कायम है। कर्जा वर्जा लिया था आपने? साथियों से लिया, साथियों से पकड़ा, लोगों से पकड़ा, वापस उनको दे दिया। चुनाव में कब पकड़ना होता है, वो तो चुनाव के बाद चुकाना होता है। चुनाव में तो गाड़ी बुला ली, गाड़ी लगा ली, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस वाले से झंडे मंगवा लिए, डंडे मंगवा लिए,
किसी से कुछ मंगवा लिया, सामान मंगा लिया, चुकाने तो बाद में होते हैं। हाँ। ये ब्याह का काम होता है, ये चुनाव का काम होता है, बाद में फिर चुकते रहते हैं। फिर 13 में आपने चुनाव लड़ा, 13 में चुनाव लड़ा बहुत मजबूती के साथ, 40,000 वोट आए थे ना आपके, 38,500, 38,500, खूब मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। करीब, काफी करीब चुनाव था वो तो। हाँ ना, इतना करीब नहीं था वो। 23,000 से तो मैं अगला 18 का चुनाव जीता और वो 23,000 से हारा था, क्योंकि उसमें तिकोना हो गया था। अच्छा, तो उसकी वजह से हम 23-24,000 से चुनाव आ रहे थे। 18 में आप विधायक बन जाते हैं। हाँ, कुछ शिकायतें हैं वहाँ के लोगों की आपसे विधायक बनने के बाद में। एक तो आपका दावा ये है कि घोषणा पत्र में आपने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, ये ऐसा दावा है आपका कि आपने घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे कर दिए। एक वहाँ पे मुद्दा है कि आपने चुनाव लड़ा था सिद्धमुख नहर के मुरबाबंदी के नाम पर, ये आपका मुद्दा था, और उसके बाद में आपके इस वादे पर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, मुझे वहाँ के लोगों ने बताइए। हाँ ठीक बात, आप बताओ और क्या क्या है। एक है कि आपने 14 गांव थे वहाँ के जो 12 नहीं थे, आपने वादा किया था कि आप नहर का पानी इन गांवों के लिए लेके आएंगे। आपने नहर तो बनवाई लेकिन पानी उन गांवों को अभी तक नहीं पहुंचा है। आचार संहिता से ठीक पहले आप अशोक गहलोत को वहाँ लेकर पहुंचते हैं, घोड़ी मंगवाते हैं, बैंड बाजे मंगवाते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो क्यों किसान है अब तक वेट कर रहे हैं कि बलवान पूनिया कब पानी पहुँचाएंगे। ये आपके ऊपर दो बड़े आरोप है। हाँ हाँ, बढ़िया, सही कह रहे हो आप। अब इनका आप जवाब दीजिए। चकबंदी के लिए हमने खूब प्रयास करे। 2017 में मैडम वसुंधरा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बेबकोस कंपनी को टेंडर दे दिया। अच्छा, तो नई सरकार के लिए तो हाथ कट गए, वो किसको टेंडर देते, बेबकोस का एग्रीमेंट होया हुआ था। बेबकोस ने वो चकबंदी गलत कर दी। अच्छा, मेरे पास अधिकारी कागज लेके आए कि देखो जी चकबंदी का काम कंप्लीट हो गया, अब इसका शिलान्यास की तारीख बताओ, राजस्व मंत्री को बुलाओ चाहे किसी को बुलाओ आप। मैंने उसका चेक करवाया, क्रॉस चेक, हमारे पटवारियों को लगा के। तो हमारे तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट थी कि ये सही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेटलमेंट से 15 पटवारी लगवाई, क्रॉस चेक करवाया, चकबंदी सही नहीं थी। गलत चकबंदी तो मैं थोप देता तो आने वाली पीढ़ियां लड़ती। मैं झूठे मेरे नंबर बनाने के लिए वेबकोस के कर्म कांड को भादरा की जनता पर थोड़ी रोड देता यार। मैंने नहीं करवाया। ठीक है। मैंने झूठी वाई वाई नहीं लूटी। 14 बिरानी गांव के लिए मैंने राजस्थान की सरकार से डीपीआर की घोषणा करवाई 2019 के बजट में, पहले बजट। ठीक है। डीपीआर बनी, अगली बार डीपीआर आ गई, फिर आ गई कोरोना। कोरोना में सीएम ने घोषणाएं ज़्यादा करी नहीं विकास के कामों की। 21 में मैंने दोबारा घोषणा करवाई तो उन्होंने दोबारा तरीके से डीपीआर की घोषणा फिर कर दी, क्योंकि पानी नहीं था। वो मान रहे थे पानी नहीं है, बेवकूफ़ बनाना है। 22 में मैं लड़ पड़ा तो उन्होंने सप्लीमेंट्री बजट में 100 करोड़ की घोषणा कर दी। अब सवाल ये आ गया कि 100 करोड़ रुपए तो हो गए, 350 करोड़ की डीपीआर आई, 100 करोड़ की घोषणा हो गई, ठीक है। पानी कहाँ से आए? मैं आज स्टूडियो में नहीं बताऊंगा पानी कहाँ से आएगा, लेकिन मैं जिस दिन, आज तो मैं छाती पाड़ के कैसे दिखाऊं, मैं जिस दिन एमएलए बनूंगा, चाहे सरकार किसी की हो, मैं नहर बना के दिखाऊंगा। हाँ, पानी का मैंने सीएम को समझाया। अच्छा, भी पानी का ये व्यवस्था हो सकती है। सीएम मेरी बात से एग्री हुए। एसीएस होते थे सुबोध अग्रवाल, जल संसाधन के और पीएचईडी के, उनको बुलाया गया। बुला के कहा कि इसको उद्घाटन के स्लॉट में डालो, और वहाँ नहीं लेके गए हम गहलोत साहब को। अच्छा, शिलान्यास वहाँ नहीं हुआ, वर्चुअल शिलान्यास हुआ। अच्छा, 5 अक्टूबर 2000 घोड़ी पे बैठ के आप गए थे क्या? सुनो, 5 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल शिलान्यास हुआ। वो तारीख याद है, तारीखें हमेशा रहेंगी, सदियों तक रहेंगी। वहाँ नहर भी बनेगी, और पहले तो हम घोड़ी चढ़े थे 100 करोड़ मंजूर करा के। हाथी पे चढ़ोगे? हाँ, हाथी पर भी चढ़ लिया मैं, अच्छा, अब की बार शेर पर चढ़ूंगा। शेर पर चढ़ूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ हाँ, से आता है? कॉन्फिडेंस के साथ ही कराया मैंने सारा काम। एमएलए कॉन्फिडेंस से ही बना। शेर कहाँ से लाओगे? अरे ले आएंगे पकड़ के शेर, बहन तो ये बीजेपी वाले को बना लेंगे जी को, चल तू बन जा शेर। छोड़ो, आप शेर भी आ जाएगा, जंगलों में शेर है, उनको आबादियों में ले। अच्छा, एक और आरोप है, आपने वहाँ किसान भवन बनाया है, कॉमरेड शिवपत सिंह किसान भवन, और ये है कि वहाँ से आप अपने पार्टी का कार्यालय चला रहे हो, खुद का कार्यालय चला रहे हो। तो कहाँ से चलाओ? और सरकार के बीजेपी पैसे के से कार्यालय से, काहे के सरकार के पैसे से?
जो किसान भवन बना है। किसान भवन जो मेरे पास 1 लाख वोट हैं वो किसके हैं? उनका हक नहीं है क्या माने का? मेरे पास 1 लाख वोट आए हुए हैं, उनका हक नहीं है क्या माने का? वो आते हैं, मैं भी जाता हूँ। पर एक विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं ना। हाँ, सरकार तो वोट- सरकार का पैसा आप वहां न कहाँ किसी सरकार का पैसा? किसने कह दिया आपको? गलत तथ्य दिया, बता रखा आपको किसी ने? जगह सरकारी है, अलॉट करवाई है ना मैंने समिति के नाम, कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल समिति के नाम। जिस सोपत सिंह की हम कसीदे पढ़ रहे थे, जिन्होंने अपनी 4 बार एमएलए, 1 बार एमपी, जिन्होंने अपने घर के सोने चांदी दान कर दे, जिसने किसान को जगाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, जिसने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने भूमि नीलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने लोगों को एकजुट रहना सिखाया, जिसने जागीरदार घर को छोड़ करके बाप को आंख दिखला करके किसान को जगाया, क्या हम उसके नाम से भवन नहीं बना सकते? कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन कितना सुंदर लगता है, आप देखोगे तो मजे करोगे। फोटो वोटो लगाइए, वहाँ फोटो लाइब्रेरी दिखाना, बनाइए। फोटो दिखाना भाई। नहीं, आपके फोन से याद आया, आप अमेरिका के पूंजीवाद का विरोध करते हो और आईफोन रखते हो आप। अच्छा, ये तो सरकार ने दिया होगा आपको। अरे यार, सरकारी काम था, इससे कागज इधर उधर कर देते थे। नहीं तो आप आईफोन का, ये बेचारे, इसके लिए आप फिर कहोगे यार गलत आईफोन का बहिष्कार कब करोगे ये बताइए। ना कई बात कब? आप अमेरिका के पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे ना अभी। बिल्कुल खिलाफ है हम। आईफोन है आपके पास। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही बचकानी बात है। टेक्नोलॉजी। ये तो वही बात है, पीएम मोदी थोड़े दिन पहले कह रहे थे छोटी आंखों वाले गणेश जी का विरोध करो, परसों गणेश जी के पास खुद जाए खड़े थे। तो ये बात टेक्निक का कैसे? चुनाव कैसे हार गए आप ये बताओ। आप कह रहे 1132 वोट कम रह इतना काम करवाया, सारी चीजें। अरे इतना काम करवाया, ये तो भादरा की परंपरा है ना, इतना काम करवाया तभी लाख वोट आए। थोड़ा काम करवाते तो ज्यादा रगड़े जाते। वहां तो प्रॉब्लम है ना भाई, तुम सारे के सारे लोगों की जमीन खिसक गई। एक बलवान पुनिया सीधे से घर का छोरा जो सन 2000 में ये कहता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। वाह। वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर के उसने लड़ाई लड़ी और ये कहा कि भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज खोलना पड़ेगा। जिसने 3 कॉलेज खोले, जिसने 51 स्कूल कर्मोन्नत कराए, जिसने सड़कें बनाई, जिसने खड़े नाले बनाए, जिसने खड़े होकर के लोगों को सुना, जिसने फोन खुला रखा, उसके खिलाफ वो सारे लोग इकट्ठे हो गए जिनकी पुश्तैनी राजनीति खत्म हो रही थी। वो इकट्ठे हुए एक जगह, एक जाजम पर बैठ गए। एक जाजम पर बैठ करके उनकी पार नहीं पड़ती दिखी तो उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सारे काम करने की कोशिश करी। वो कामयाबी हुई उसमें। क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए। अभय सिंह चौटाला जिसके किसान आंदोलन के चलते जिसने इस्तीफा दिया, मैं उसके चुनाव में गया उसको जिताने के लिए, वो बाई इलेक्शन जीत भी गए, लेकिन मेरी तो दुश्मनी हो गई नहीं वहां से। काले कानूनों के खिलाफ बलवान पूनिया बोला यार, तो 4 दुश्मन हो गए दिल्ली में बैठे लोग, तो दुश्मनी पालेंगे। वो कहीं न कहीं फासर कहीं न कहीं ढूंढ के निकालेंगे, ढूंढ करके बकवास करने की कोशिश करेंगे। 4 कोई फंडिंग कर देंगे, 4 कोई यूँ खड़े कर देंगे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। यूँ करके कॉन्स्पिरेंसी से कोई चुनाव आ सकता है। लेकिन मैं भादरा की जनता से बहुत तकड़ा राज्य हूँ। मैंने ये कहा सन 2023 की 1 जनवरी को मेरे पैतृक गांव मलखेड़ा में मैंने खड़े होकर के कहा कि अगले चुनाव में मुझे 1 लाख वोट आएंगे। 1 लाख आए? 1,16,16 है। मत राज्य कोई कहता होगा हार गया, मैं तो नहीं हारा। वहां बैटल में तो हारा नहीं, इधर विधानसभा में नहीं कुछ। मीनू बेनीवाल का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आपको चुनाव हराने में? योगदान नहीं, वो उनका कुकृत्य पूछ सकते हो आप। मुझे हराने में उनका कितना कुकृत्य था बताओ थोड़ा सा। वो हमारे वाला एमएलए साहब नहीं, कंजूस बहुत है जो भी जीतता है ना, ये संजीव बेनीवाल। हाँ, ये कंजूस बहुत है। मीनू बेनीवाल ने इसके हाथ खोल दिए। अच्छा, पैसा दिया, ये खोल दिए। इतना ही कुकृत्य है उनका। और क्या है? एक और वहां चुनाव लड़े थे रूपनाथ महाराज जी तो सलट गया, नहीं तो सलट गया। नहीं, वोट तो कितना 4-5 हजार वोट आए थे। क्या नहीं बावड़ी बात, तो महाराज जी 4-5 हजार है, हुआ मिले हो तो सलट का महाराज। आपके फर्क पड़ा ना उनके खड़े होने से? मेरे कहाँ को फर्क पड़ो, मैं जो 4-5 हजार वोट लेते तो भाया मैं मिले हो तो। अच्छा, 16वीं विधानसभा को। अच्छा, तो वो आपकी साइड से खड़े हुए थे क्या गेम प्लान करके? ना, उनके पास जो वोट थे वो वोट मेरे नहीं थे। अच्छा, बीजेपी वालों के थे। वो तो कोई प्रेशर बनाने के लिए। एक और फैक्टर था आपके वहां चुनाव हारने का, सुखदेव सिंह गोगामेडी। मैं नहीं मानता सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई चुनाव में इफेक्ट डाला हो। यूं तो मेरे भाई कोई विरोधी हो कि कोई किसी की
दुम दबा देगा तो वो तुम्हारे खिलाफ तो करता ही फिरेगा, और उससे कोई चार टूटेंगे तो तोड़ेगा। मैं नहीं मानता कि वो कोई उन्होंने चुनाव में, ऐसा था ना कि उन्होंने आपके खिलाफ वोटिंग करवाई वहाँ। अरे यार यूं कि बादरा है भाई वो, वहां कोई किसी की जेब में नहीं होता। भाई तुम्हारे पास 2,000 है, तुम इसके डलवा दो, तुम्हारे पास 4,000 है, तुम इसके डलवा दो, ये बादरा में नहीं हो सकता। वह बादरा है, और गवादरा ही नहीं, जेब में तो गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई किसी के नहीं डरता। हर चुनाव के परिणाम अलग टाइप के होते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि उनका कोई ज़्यादा बड़ा असर था क्षेत्र में, कोई उनकी पहुंच पकड़ असर वाली कोई बात नहीं। अच्छा, एक सोशल मीडिया से बड़ा रोचक सवाल आया है आपके लिए। इंस्टाग्राम के एक यूज़र ने भेजा है कि आप बलवान जी को ये पूछना कि आपके क्षेत्र में कुंवारे लड़के बहुत हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है? आप शादियाँ नहीं हो रही है लड़कों की। भाई डंगू राहो, राह जाओ, पढ़ा लिखी करो, कोई काम लागो, कोई टाबर पसंद आसी तो थाने ब्याह देसी, नहीं तो भाई जी के योजना बता की करा वहाँ खतर। आप एमएलए रहे हैं, वहाँ के नेता हैं, अगली बार भी चुनाव लड़ेंगे। ना कुआरा खतरा अपने कने कोई विशेष पैकेज को नहीं। मैं तो आ कहना चाहूँ भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ, कम थर भाई यहाँ टाबर तो कुआरा ना रहे आगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखो। ये सच में है क्या कुंवारे लड़के वहाँ? इतने ज़्यादा तो भादरा में नहीं है, पर है ही पास लगता हरियाणा है तो इफेक्ट आ जाता है। हरियाणा वाले ने भेज दिया हुआ मैसेज, क्योंकि हरियाणा वाले भी तो मेरे मित्र है ना, वो हरियाणा में ज़्यादा है। जहाँ जहाँ लोग दिल्ली के आजू बाजू एजुकेटेड ज़्यादा हुए, जहाँ भ्रूण हत्याएँ ज़्यादा हुई आज से 10 साल 15 साल पहले, वहाँ का समाज तो अनबैलेंस है ना, बैलेंस्ड समाज नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, वहाँ आपके क्या है ना नशा और बहुत ज़्यादा आ गया है गंगानगर हनुमानगढ़ में। बिल्कुल भारी चिंताजनक बात है। क्या करना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए? बस बड़े नई उम्र के लड़के पूरे ड्रग्स, एमडी, पता नहीं क्या क्या नशे आ गए। मजबूती से नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए, सार्वजनिक मंच से बोलना चाहिए। हम तो करते हैं ऐसा काम। आप चुनाव हारने की वजह भी पूछ रहे थे मेरे को। हाँ, तो आपने तो कुछ नेताओं पर बात घुमा दी, मैं भूल गया। ये भी वजह है कि मैं खुल करके बोला। अच्छा, मेरे को लिपा पोती नहीं आती। क्या बोले थे आप? नशे बेचने वालों के खिलाफ बोला, उल्टे सीधे काम करने वालों के खिलाफ बोला। नशा बेचने उन सब ने सर जोड़ लिए। नशा बेचने वाले कौन हैं? नशा बेचने वाले लोग, मैं एक एक का नाम स्टूडियो में गिनाना उचित नहीं समझता, लेकिन वो लोग जो आज भादरा में खुलेआम जुआ चलाते हैं, उनका संरक्षण मौजूदा विधायक कर रहा है। चिट्टा एक सिंथेटिक ड्रग्स होती है, वो उसको जला के, हाँ वो कोई पीता है, पता नहीं तरीके का तो मुझे पता नहीं, पर चिट्टा सिंथेटिक ड्रग है, वो सरेआम बिक रही है। ओहो। और हमारे पास रिकॉर्डिंगें हैं, जिसको मैंने अभी एक सीआई को सस्पेंड कराया है नशा बेचने के खिलाफ, पर वो विशाल सिंह भाटी को धमका रहा है, लेकिन उसके 3 बिंदु तो नशे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को मैंने मेरे राज में पनाह नहीं दी। एक गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस गांव के लोग आए कि हमारे फलाने लड़के की गलती हो गई, चिट्टे में पकड़ा गया, छुटवा दो। 50 आदमी इकट्ठे होके आए। मेरी जो असली शिकायत है वो आप तक पहुंची नहीं। मैं इरिटेट हो गया। अच्छा, मैंने उन सबको धमका दिया। मेरे को ये तकलीफ हुई कि ये ऐसे लोग ऐसे घटिया काम के लिए कैसे आ सकते हैं, हिम्मत कैसे हुई इनकी मेरे से ये बात करने की कि तू ये सोच कर सकते हैं भी मैं ये चिट्टे वाले को भी छुटा सकता हूँ। और मैंने उनके सामने सीआई को फोन करा, मैं कितने मुलजिम पकड़े? 2। क्योंकि इनको छोड़ दिया या इनको कोई रिलैक्स दे दी, 1 ग्राम की रिलैक्स देती, तेरे और मेरी लड़ाई हो जाएगी। उसमें से यार 20 आदमी नाराज हो गए यार, 50 में से। वोट और नहीं देंगे अब वो? अरे वोट देंगे नहीं, 200 वोट खराब कर दिए यार। लेकिन मुझे सुकून है उस हार से भी, मुझे उस हार से सुकून है। मैं तुम्हारे स्टूडियो में बैठ करके बोल सकता हूं मैं नशे के खिलाफ लड़ा हूं। मेरा जमीर ये अलाउ करता है कि मैं तो लड़ा था, मैं कोई खुदा तो था नहीं। और खुदा आज भी दुनिया में व्याप्त है, भगवान है, खुदा है, वाहिगुरु है, ईश्वर है, अल्लाह है, फिर भी ये नशा बिक रहा है ना। तो मैं खुदा तो था नहीं जो मैं सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन मेरी जो भूमिका थी
बलवान पूनिया की भूमिका थी बतौर एमएलए और बतौर आज विपक्ष नशे के खिलाफ। इतनी मजबूती से हूं कि मैंने किसी नशा बेचने वाले की पैरवी नहीं करी। नहीं, सिर्फ और सुनो, हाथ लगते ही चेप और देता हूं, सीआई को मैंने सस्पेंड कराया अभी थोड़े दिन पहले। जिस डीजी की मैंने बिडाई करी थी ना, नहीं, मेरी तो आप देखो ऐसी खबरें आती हैं गंगानगर हनुमानगढ़ से, और वो बड़ा भारी बुरा, पढ़कर बहुत बुरा लगता है कितना कि हमारे कितना बुरा। आप तो साथी, मैं आपको ये बताऊं, नपुंसक हो गए छोरे, मर रहे हैं लोग, और नशेड़ी लोग और उनका व्यापार। मुझे तो लग रहा है वो मुद्रा पोर्ट पर जो हीरोइन पकड़ी गई थी ना, उसका सबसे ज्यादा सप्लाई गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में हुई है। कई दिन पहले आपने सुना होगा मुद्रा पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी थी 36,000 करोड़ की। बड़ी खेप थी, बिल्कुल। बड़ी खेप, वो खेप मुझे लग रहा है वो सारी यहीं पहुंच गई। तो कोई बीजेपी का आदमी आए तो नहीं, ये इसमें बलवान पूनिया का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह तभी तो कह रहा हूं ना, कोई बीजेपी का आदमी कभी आपके पास पॉडकास्ट के लिए आए ना, तो उनको कहना कि यार तुम्हारा राज है, बचा लो नौजवानों को। राज बहुत कुछ भूमिका निभाता है। फटती थी लोगों की मेरे टाइम में, इधर से निकलेंगे और पुलिस ने जाल लिया तो कोई मदद नहीं करेगा, ऐसे डरते थे लोग। पास से गुजरने की, फटकने की हिम्मत नहीं होती थी कि इधर बलवान पूनिया मिल ले। अब वही इलाका है, मेरे को सरकार से मांग करनी पड़ी है कि मैं नशे के खिलाफ बोलता हूं, और ये नशेड़िए, चिटोरिए, टिंगर कभी किसी को गोली मार सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए इस बात को लेके, और गंभीरता से मिलना चाहिए। आपको निवेदन करना चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वहाँ बर्बाद हो रही है, और ये सिर्फ आज गंगानगर हनुमानगढ़ में लग रहा है, कल वो बीकानेर आएगा, बीकानेर से चूरू आएगा, चूरू से शेखावाटी होते हुए जयपुर। चलो मैं आपकी राय मान लूँ, मैं कल आपको इसके करूंगा, एक कोई बड़ा कैंपेन करना चाहिए। मेरा आपसे ये निवेदन मैं फोन भी है। करूँगा, सीएम साहब को मिलकर ज्ञापन दूंगा। बलवान पूनिया का अपना एक अंदाज है, अपनी एक शैली है, और इसी तरह के कुछ बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए आप क्रॉस चैट के साथ में लगातार बने रहिए। धन्यवाद।